एवरीबडी कम ऑन। 206 में हमने देखा कि चेयरपर्सन क्या इंफॉर्मेशन मांग सकता है। 206(2) में देखा, बोलो जल्दी से, क्या उनकी ड्यूटी है? 5 मेंबर की भी ड्यूटी है। अगर वहां से इंफॉर्मेशन नहीं मिले तो 3 में बोल सकते हैं, बुक्स भी लिखाओ। 206(4) में अगर उनको लगता है कुछ फ्रॉडुलेंट है तो वो इंक्वायरी भी कर सकते हैं। और क्या बोलता है फ्रॉड के साथ साथ में, अगर उनको लगता है कि इन्होंने ग्रीवेंसेस को सॉल्व नहीं किया और उनको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि यहां पे इंक्वायरी करना, वो इंक्वायरी कर सकते हैं। 206(5) में गवर्नमेंट भी इंक्वायरी कर सकता है। 206(6) में वो किसी और को भी अपॉइंट कर सकता है। और आज हमने देखा वो उनके पावर को डेलीगेट भी कर सकता है, मतलब सीजी ये पावर आरडी को डेलीगेट कर सकता है। 207 में इससे जो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, उसको सिविल जैसे कि प्रोड्यूस करना, एग्जामिनेशन ऑनोट करना, वो सब भी कर सकता है। 208 में लिखा है कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन चेयरपर्सन और इंस्पेक्टर ने जो भी इंफॉर्मेशन का, इंस्पेक्टर और आरओसी ने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। पर आज हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो तब जाएगा जब 2 लाख से ऊपर होगा। 2 साल की जेल से ऊपर जाएगा। 2 साल की जेल से कम रहेगा तो वो जाएगा आरडी के पास में, आरडी उसको एग्जामिन करेगा और आरडी उसको प्रोसिक्यूट करेगा और रिपोर्ट करेगा। 209 में हमने देखा सर्च और सीजर वो एंटर कर सकता है, उसको लगता है फॉल्सिफाइड हो सकता है, उसको लगता है वो म्यूटिलेटेड हो सकता है तो वो एंटर भी कर सकता है। और 210 में इन्वेस्टिगेशन, अगर मान लो केजरीवाल जी ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया तो बोले एक काम करो, मेरा इन्वेस्टिगेशन के ऊपर उसके लिए एसआर चाहिए। कभी कभी गवर्नमेंट को भी लगता है कि अगर इस कंपनी में पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो रहा है और 208 के सेक्शन से भी लग सकता है तो वो उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे समय पे इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेंगे और उसका रिपोर्ट देंगे उसको, और उसका आएगा डिपॉजिट कब बोलते हैं। इंस्पेक्शन बाय कोर्ट भी अलाउड है। एसएफआईओ मतलब कि ये भी सीजी अपॉइंट करके बहुत सीरियस वाली केस होगी। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करके हैविंग स्पेशलिस्ट नॉलेज, एक्सटेंसिव नॉलेज इन द एरिया ऑफ व्हाट, फाइनेंस, अकाउंट्स, बैंकिंग, लॉ, ऑडिट, टैक्सेशन। क्या इसका जो इंसान है डायरेक्टर, उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? जॉइंट सेक्रेटरी होना चाहिए। किसका? एमसीए का, जो कॉर्पोरेट अफेयर्स में उसका जॉइंट सेक्रेटरी होना चाहिए। और बताओ एसएफआईओ अपना ये करके किसको रिपोर्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन करना है या नहीं करना। एसएफआईओ का अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है? सीजी। एस्टैब्लिशमेंट कौन करता है? सीजी। और वो जो केसेस वही लड़ता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रेकमेंड करता है ना। आगे बोलेंगे। 212 की भी हो गए। 213-14 की बात करते हैं, कितना पैसा? मतलब जो सिक्योरिटी बोल के 25,000 से ज्यादा का पैसा इनसे नहीं ले जाएगा। अगर उसका मुकदमा चल गया तो उसके 25,000 रुपए उस आदमी के वापस दे जाएंगे। 215 में लड़ने वाला जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर कैन नॉट बी बॉडी कॉर्पोरेट, वो हैज टू बी व्हाट? इंडिविजुअल। वो होना चाहिए नेचुरल पर्सन, नॉट एन आर्टिफिशियल पर्सन। 216 में इन्वेस्टिगेटेड ऑफ व्हाट? ओनर। ट्रू ओनर को जानने के लिए, पर्दे के पीछे कौन है वो जानने के लिए इंस्पेक्टर को और भी उसके अधिकारों को एक्सटेंड किया जाएगा। अगला सवाल 217 में प्रोसीजर, ये नहीं किया था इंस्पेक्टर, आपको करना है, ये सेक्शन रह गया। हाँ 219 की बात करें, क्या लिखा? रिलेटेड पार्टी। अगर मान लो सत्यम का काम चल रहा होगा तो सत्यम का उस समय का होल्डिंग कंपनी, सत्यम का सब्सिडरी, सत्यम के होल्डिंग के सब्सिडरी, उसका भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। या फिर कोई भी राजू जैसा डायरेक्टर और किसी कंपनी में डायरेक्टर होगा, उस कंपनी का भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। 200 उसके अंदर लिखा है, अगर मान लो कोई ये किसी डायरेक्टर का सुनते होंगे या किसी कंपनी का सुनते होंगे। और नंबर उस समय पे राजू के साथ साथ में जो भी लोग थे, जो भी ऑफिसर थे, उनका भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। मैं अब सीजर की बात करूंगा। ये इंस्पेक्टर था पहले, आरओसी और इंस्पेक्टर दोनों भी था। वहां पे था 180 दिन, यहां पे 180 दिन से एक्सटेंशन भी हो सकता है। वहां स्पेशल कोर्ट था, यहां पे स्पेशल कोर्ट की जरूरत नहीं है। ये बड़ा पावर है। 223 में जो भी डॉक्यूमेंट्स जहां भी सीज और सर्च किया, इंस्पेक्टर उसके ऊपर रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। अब बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लिखा? एक्शंस टू बी टेकन। यहां पे उनसे एक तो पहली बात तो प्रोसिक्यूशन चलाएंगे, या फिर जिन्होंने गंदा काम किया उससे पैसा भी ले सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर उनके डैमेज का भी पैसा ले सकते हैं। और 225 में बात करेंगे एक्सपेंसेस। क्या एक्सपेंसेस भाई? ये वो सिक्योरिटी वाला नहीं है, ये जो खर्चा हुआ है उसके पैसे लेंगे ना उनसे। एक तो कंपनी से लेंगे, इंडिविजुअल से लेंगे, या फिर जिसका रिपोर्ट में नाम लिखा हुआ है। 228 में बताओ, फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टिगेशन ऐसा ही होगा, मुट्टाटिस मुटांडिस जैसा है वैसा, मतलब ये एक्ट जैसे एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा। इज इट ओके? या ओके फाइन। ये चैप्टर फिर से हो गया। वापस से बताना सारे सेक्शन को। 206 पावर टू कॉल। 207 की बात करेंगे, अगर वो एक्सटेंशन उनका क्या नाम बोलते हैं इसको?
वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वो कॉपी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 208 में रिपोर्टिंग की बात करेंगे, 209 में, और 220 भी वही है। 210 में बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन, 211 SFIO, 212 भी वही है, 213 तो है नहीं, 214 में वो सिक्योरिटी डिपॉजिट, 215 में वो करने वाला आदमी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, 216 में ट्रू ओनर जानने के लिए, राइट है। 218 19 मतलब क्या, रिलेटेड पार्टीज। 220 में वही इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर करेगा। और 223 में जो है इंस्पेक्टर जो काम कर रहा है वो रिपोर्ट देगा, और 224 जो है सीजी उसके रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लेगी। और 225 जो है एक्सपेंसेस, 25 रुपए का एक्सपेंसेस उनसे लेंगे। और 228 फॉरेन कंपनी को भी वो मोटाडिस एप्लीकेबल होगा। और 229 में, अरे ये तो हमने किया नहीं। हाँ, अगर मान लो ये कुछ गलती से कुछ कर दिया इन्होंने, इन्वेस्टिगेशन जारी था, इंक्वायरी जारी था, और फिर भी इन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, छेड़छाड़ किया होगा, तो उसको 447 के तहत उसको सजा होगी। इज इट ओके? अच्छी बात है। अमल कमीशन पे आ जाओ जल्दी से। अमल कमीशन, आर यू रेडी गाइस? कम ऑन, फीलिंग कॉन्फिडेंट? यस यस, आज तो बस खत्म ही करना है। कहां, किधर? नहीं, आजा आजा। आप सभी जानते हो 391 तो हर केस में लगता है, पर 394 तभी लगेगा जब कंपनी का प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो। और 391 में लिखा है चारों बन के स्कीम बनाएंगे, और स्कीम बना के देंगे हाई कोर्ट को। याद है, हाई कोर्ट बोलेगा एक काम करो, तब तक मैं मीटिंग बुला, तब तक आप मीटिंग बुलाओ, मैं सीजी से पूछता हूं, और मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे इंफॉर्मेशन भी देना। अब मीटिंग कंडक्ट होगी, 51% से ज्यादा लोग अगर 3/4 वैल्यू इतना काम करेंगे, 3/4 वैल्यू के लोग अगर हां बोल देंगे, तो फिर वो अप्रूवल वाला जो काम है वो वापस से हाई कोर्ट को सबमिट होगा। और फिर हाई कोर्ट ने अप्रूवल दिया तो फिर आप आरओसी को सबमिट कर देना। देख लो एक बार, सही है? चलो 394 की बात करते हैं, और वो भी मैशअप के साथ में बात करते हैं। डिटेल स्कीम, आपकी बात डिटेल्ड में स्कीम जाएगी कि क्या एक्सचेंज रेशो है, आखिर ये किया क्यों, एवरीथिंग, हर कोई चीज डिटेल में जाएगी। एक्सचेंज रेशो भी जाएगा। अब किसको जाएगा ये पहले जाएगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बोलेगा तब तक मैं मीटिंग कंडक्ट करो, आप मीटिंग कंडक्ट करो, तब तक मैं आप बताओ क्या करना हो उसके बाद में। मीटिंग होना चाहिए, उसके बाद में देखो क्या है उसके बाद में। हाई कोर्ट बोलेगा तुम एक काम करो, मीटिंग कंडक्ट करो, 51% और 70, वो जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी एंड व्हाट 3/4 वैल्यू, राइट? हाँ, उतना हुआ। अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो फिर वो सबमिट करेंगे हाई कोर्ट को। फिर हाई कोर्ट भी वो एक डिटेल में करेगा, कितना ट्रांसफर उन्हें देना चाहिए, ट्रांसफर ही नहीं क्या देना चाहिए, पुराने केसेस का क्या करना चाहिए, जो डिसेंडिंग है उनका क्या करना चाहिए, ऑल दैट। उसके बाद में फिर हाई कोर्ट ने अगर हाँ बोल दिया तो हाई कोर्ट बोलेगा इसका एमओए लगाओ और आरओसी को सबमिट कर दो। अब 395 की बात करूंगा मैं, 392 आएगा शायद से पहले। 92 पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इसको हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है, मॉनिटरिंग भी कर सकता है, डिसेंडिंग का क्या करना चाहिए वो भी बोल सकता है। उसके बाद में वो बोल सकता है कि मीटिंग कंडक्ट कराओ, वो बोल सकता है ये तुम्हारा होने वाला नहीं तो मीटिंग कंडक्ट कराओ, एक काम करो वाइंडिंग अप करा लो। वो बोलेगा ये सब तुम नौटंकी कर रहे हो, ये हमको पता है तुम ये क्यों कर रहे हो, राइट? तो आप बताओ ये आदमी क्या कर सकता है, एक बार देख लो, सारे पावर देख लो। और वो कोर्ट के केसेस को पेंडिंग भी रखवा सकता है। 393, देखो आपको ये सारी चीजें अभी भी इतने फास्ट रिकॉल हो रही है क्योंकि आप रोज रिवाइज कर रहे हो। तो इसलिए मुझे आपको यही बोलना है कि जैसी क्लास हो जा रही है आप इसको छोड़ना मत, आप लॉ में बहुत ऊपर जाओगे। और मेरा जो लेक्चर डाउनलोड करके यूट्यूब से बार बार रिवाइज करो। अब बात करेंगे 393, बोलो क्या बोल रहा हूं 393 में? अरे नोटिस यार, आखिर ये जो अमलगमेशन कर रहे हो क्यों कर रहे हो, अमलगमेशन का इंपैक्ट क्या हुआ, किसी डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट तो नहीं। फिर जो डायरेक्टर ने हाँ नहीं बोला, अगर इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया होगा तो 5,000 का फाइन देना पड़ेगा। और डायरेक्टर ने हाँ बोला पर कंपनी ने नोटिस में लिखा नहीं तो उससे उनको 50,000 का फाइन लग सकता है ना? अगला सवाल 395, अरे अमिताभ रेखा की बात हो रही साहब। अमिताभ रेखा को 4 महीने का मौका देगा। 4 महीने में अगर 90% ऑफ द वैल्यू से ज्यादा लोगों ने हाँ कहा होगा तो फिर वो 2 महीने के अंदर बोलेगा कि मुझे बाकी लोगों में इंटरेस्ट है कि नहीं, और बाकी लोगों में इंटरेस्ट नहीं बोला तो कुछ नहीं, और इंटरेस्ट है तो फिर उनको नोटिस देगा। वो लोग 1 महीने के अंदर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, और 1 महीने के अंदर अगर उसके बाद में अगर ट्रिब्यूनल ने हाँ बोल दिया, उनके फेवर में बोला होगा तो फिर अमिताभ उनको एक्वायर, और अगर उनके फेवर में डिसीजन नहीं गया
तो अमिताभ उनको एक्वायर करके उनके पैसे कहां पे आएंगे? रेखा के पास में, और रेखा 1 महीने के अंदर वो पैसे मिलने के 1 महीने बाद उनको पैसा लौटा देगी। उसके बाद में आप बात करेंगे उसकी 397 रणवीर और दीपिका की बात करेंगे। अगर कंपनी को ऐसा, गवर्नमेंट को लगता है कि दोनों कंपनी अकेले में इतना सक्सेसफुल नहीं बन पाएगी, तो पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए गवर्नमेंट क्या 2 कंपनी को जोड़ सकती है? हाँ जोड़ सकती है, पर जो लोग डिसेंडिंग है क्या वो ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, पर जो इनके पहले के क्रेडिटर होंगे वो दोनों के बन जाएंगे। इनका जो पहले का मुकदमा था वो दोनों का बन जाएगा। फिर अब मान लीजिए रणबीर कपूर यहां पर रो रहा है, क्या वो ट्रिब्यूनल का अप्लाई कर सकता है? बताइए अमल कमीशन कब होगा? जब ट्रिब्यूनल का फैसला आएगा। नंबर 2, इसकी नोटिस सबको दी गई थी। और नंबर 3, जो रिकमेंडेशन क्रेडिटर और डेटर से आए हुए वो सारे रिकमेंडेशन को आपने कंसिडर किया। इसी के साथ में चैप्टर खत्म हो गया। इज इट ओके? 390 वाइंडिंग अप पे आना है अभी। बोलो जल्दी से, फास्ट। आज तो बस ठोकना है बस। आ जाए वाइंडिंग अप पे, आज जाओ सारे। मैं वाइंडिंग अप चैप्टर को अपने उससे कर रहा हूं, चार्ट बुक से कर रहा हूं। आप लोग सारे बुक खोल के रखना आसपास। कितना मजा आ रहा है ऐसे फटाफट। आपने सोचा था कि डे 1 को इतना लॉ याद आएगा? क्या बाजी पहले से बेटर है क्या? चलो बताइए, डिसोल्यूशन में और वाइंडिंग अप में दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन का लॉन्ग टर्म तक चलता है? वाइंडिंग अप। कौन सा एक दिन का होता है? बात कर देंगे 433 में कंपलसरी वाइंडिंग अप में कौन सी चीज आती है? एक इनएबिलिटी टू पे डेट, 1 साल तक बिजनेस नहीं चालू किया, एसआर पास हुआ, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है। और वो एक था ना कि वो आपने स्टैट्यूटरी मीटिंग लिया ही नहीं, और आपका जो स्टैट्यूटरी जो लिमिट है उस मिनिमम लिमिट से भी कम मेंबर्स हो गए, 7 और 2 से भी। अब बात करेंगे, अगर मान लीजिए किसी को कंपलसरी वाइंडिंग अप करवाना तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा हाईकोर्ट को। हाईकोर्ट को आप ये भी बोल सकते हैं तब तक हम लोग प्रोविजनल लिक्विडेटर को लेकर आओ। फिर वो हाईकोर्ट ने हाँ बोलने के 30 दिन के अंदर आरओसी को देना पड़ेगा, 14 दिन के अंदर न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, और जो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है और डिसोल्यूशन तक काम करे। ये हो गया प्रोसीजर फॉर किसके लिए? कंपलसरी। अब वॉलंटरी में मेंबर के बारे में कुछ बताओ। आपको सॉल्वेंसी रिपोर्ट देना पड़ेगा। सॉल्वेंसी रिपोर्ट देने के तुरंत 5 हफ्तों के अंदर आपको जनरल मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगी, और आरओसी को जनरल मीटिंग जैसे कंडक्ट हो गई, आरओसी को तो इन्फॉर्म करेंगे। फिर आरओसी में आप ओआर कर सकते, देखो नहीं मुझे बताओ, जनरल मीटिंग में ओआर करना पड़ेगा अगर ऐसा एओए में लिखा होगा, और अगर ओआर नहीं, एओए में नहीं लिखा होगा तो आपको एसआर करना पड़ेगा। आप उस समय एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर लोगे, और लिक्विडेटर अपॉइंट होने के बाद विद इन 14 डेज आपको आरओसी को देना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, और ऑफिशियल गैजेट में भी देना पड़ेगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सबसे पहला राइट किसका होता है सीक्वेंस में? नंबर 1 वो वर्कमैन एंड सिक्योर क्रेडिटर आता है। नंबर 2 आपके वाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस। नंबर 3 जो होते हैं वो उसको बोलते हैं हम लोग प्रेफरेंशियल पेमेंट, जैसे कि 3 लोग, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 3 लोग। उसके बाद में बताओ ना, नंबर 4 पे आता है फ्लोटिंग वाला, और नंबर 5 पे अनसिक्योर्ड आता है। बताओ इन दोनों को ओवरराइडिंग के 2 लोग कौन से? एक तो वर्कमैन ड्यू, और एक कौन सा है? सिक्योर क्रेडिटर। अब वर्कमैन ड्यू और सिक्योर क्रेडिटर को प्रोपोर्शनली मिलता है। अब मैं बात करूंगा प्रेफरेंशियल पेमेंट की। इसमें गवर्नमेंट आता है, गवर्नमेंट आता है, और उसके बाद में वो एम्प्लॉयज का भी आता है। एम्प्लॉयज क्या आते हैं? वो लीव एनकैशमेंट का, या पिछले 4 महीने पर 20,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, कोई विडो के पैसे बाकी होंगे, या फिर तुम्हारी कंपनी अमालगमेट हो रही है उसके से पहले वाले के कुछ पैसे बाकी होंगे, और आपका प्रोविडेंट फंड और वो सब। याद आ रहा है क्या? अब देखो इतने फास्ट मुझे बोलना पड़ता है ना, तो मैं फास्ट बोलता हूं, मतलब बहुत। आपको याद आ रहा है ना? मतलब अगर ये अभी मैंने जब पहली बार पढ़ा था ऐसे मैंने फास्ट नहीं पढ़ा था, मैंने बहुत स्लो पढ़ा था। रिवीजन कर रहा हूं ना, तो आपको इतना है ना कैपेसिटी, आप ग्रास्प कर रहे हो ना इसको। क्या मैं एक ऐसा से ढील देके पढ़ू? नहीं ना। फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस समझता है? अगर आप पिछले 6 महीने के अंदर किसी एक क्रेडिटर को अगर आपने प्रेफरेंस दिया, वो भी वॉलंटरली, कोई बगैर प्रेशर के, तो वो पहले तो इनवैलिड माना जाएगा, और उसको श्योरिटी बना देंगे। ऐसा 533 में लिखा है। अवॉइडेंस ऑफ वॉलंटरी ट्रांसफर मतलब क्या? पिछले 12 महीने के अंदर अगर आपने, मुकेश अंबानी ने अपने बेटे को अगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की नहीं है, और अगर होगी भी तो फेयर वैल्यू में नहीं है, तो उस केस में वो प्रॉपर्टी का दिया हुआ इनवैलिड माना जाएगा। अगर फ्लोटिंग चार्ज पिछले साल भर में कभी भी हुआ होगा तो वो इनवैलिड माना जाएगा। वैलिड तभी होगा जब वो प्रूव करे वो सॉल्वेंट था, और दूसरा उसको जो पैसे मिले हैं
उसका जो बैच का रेट है वो 5% पर एनम से ज्यादा नहीं है। अब डिस्क्लेमर, ओनर्स प्रॉपर्टी मतलब बोझ वाली प्रॉपर्टी है आपके पास में। अगर मान लो चंदा जी की बात है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी और चंदा जी को देना 15 करोड़, तो ये बोलेगा केजरीवाल देखो भाई कुछ नहीं बचा है, ये ट्रिब्यूनल तुम जो डिसाइड करोगे हम लोग को वो फाइनल हुआ। अवॉइडेंस ऑफ ट्रांसफर कब आफ्टर कमेंसमेंट, मतलब ये मल्लिका को ट्रांसफर हो गई प्रॉपर्टी, केजरीवाल बोल रहा है कि मैं अपॉइंटमेंट हो चुका है मेरा, तुमने इसको दिया कैसे? तो विद इन 5 ईयर्स केजरीवाल भी, कंट्रीब्यूटर भी और क्रेडिटर कोई भी अप्लाई कर सकता है। ट्रिब्यूनल फिर जवाब देगा भाई मल्लिका जो तुम्हें मिला है तुम वापस कर दो, और अगर वापस मिलने के हालात में नहीं होगा तो बदले में फाइन दे दो। अब 536 भी हो गया, 543 भी हो गया, अब बताओ 555 अगर आपके पास में सब दे जुआ के फिर भी कुछ पैसे बच जाते हैं तो विद इन 6 मंथ्स आपको उनके नाम पे देना पड़ेगा, और वहां पे नहीं गया तो आपको लिक्विडेटर्स का अकाउंट आरबीआई के साथ में खोल के उसमें अंदर पैसे डालना पड़ेंगे। इसी के साथ में हमारा वाइंडिंग अप तीसरा चैप्टर भी खत्म हो गया। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, फॉरेन कंपनी, चौथा चैप्टर। आई थिंक 5 मिनट में एक चैप्टर हो रहा है। वाह वाह, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। इतना पेशेंस नहीं होता किसी में इतना रिवाइज करने का। चालू करेंगे फॉरेन कंपनी, बोलो भाई क्या? तो 3 and 2 पहले तो फॉरेन कंपनी, एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है पर वो खुद से काम करे या एजेंट के थ्रू या फिजिकल काम करे या इलेक्ट्रॉनिकली करे, उसको बोलते हैं फॉरेन कंपनी। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, मैकडीज है। अब बात करेंगे 379 की एप्लीकेशन में, तो क्या लिखा है? अगर इफ एनी फॉरेन कंपनी जिसके अंदर 51% से ज्यादा पैसा भारत के इंडिविजुअल का, बॉडी कॉर्पोरेट का होगा, प्रेफरेंस शेयर्स में होगा या शेयर में होगा, किसी में भी होगा, देन दैट कंपनी शुड बी ट्रीटेड एज इफ इट इज एन व्हाट इंडियन कंपनी। और उसको 22 का चैप्टर तो लगेगा, साथ साथ में वो भी लगेगा जो भारत का 2013 का एक्ट है, पर उस एरिया के लिए जो भारत का बिजनेस है। अब बात करेंगे 380, अगर वो इंडिया में अगर आता है तो इंडिया में आने के विद इन 30 दिन के अंदर उसको दिल्ली आरओसी में रजिस्टर होना पड़ेगा। इधर का ऑफिस, उधर का ऑफिस, इधर का आदमी, उधर का आदमी, इन्होंने आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया, कब बिजनेस चालू किया, कब बंद किया, और साथ में एमओए भी देना पड़ेगा। उसके बाद में अगर 381 की बात करें, अकाउंट्स की बात करें, तो अकाउंट्स में इनको सीएफएस भी देना पड़ेगा, इनके ब्रांचेस भी देना पड़ेगा, इनका पूरा वो बैलेंस शीट देना पड़ेगा, पेंडल अकाउंट देना पड़ेगा, रिपैट्रिएशन, आरपीटी जितना फंड देंगे, और एवरीथिंग शुड बी ऑडिटेड बाय व्हाट? इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब बात डिस्प्ले उनके ऑफिस के सामने, ऑफिस के बाहर, लेटर्स पेन हर जगह पे लिखा होना चाहिए इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज में कि वो कंपनी कहाँ की है और कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, और उनको लिमिटेड लायबिलिटी का स्टेटस भी लिखना पड़ता है। 383 किसको नोटिस सर्व करेगी? जो इस इंसान का नाम 380 में रजिस्टर था उस इंसान को नोटिस जाएगी। 387 डेटिंग की बात करें, डेटिंग होना चाहिए, और डेटिंग होना चाहिए, पर जब प्रॉस्पेक्टस लाते हो उसमें क्या लिखा होना चाहिए? एमओए होना चाहिए। जिस कंट्री में वो इनएक्टेड है वहां का लॉ का डेटा होना चाहिए, मतलब वो अगर नहीं होगा, बेयर एक्ट उधर का नहीं, तो उसका कहां पे मिलेगा वो होना चाहिए, और इंडिया में कहां पे उनका रजिस्टर्ड ऑफिसर, वो आदमी कौन है, वो सबके बारे में भी आपको प्रॉस्पेक्टस के साथ में जोड़ना होगा। 388 की बात करेंगे, एक्सपर्ट का कंसर्न होना चाहिए, उसने विड्रॉ नहीं करना चाहिए, उसने जो लिख के दिया हुआ है वो भी वहां पे अपीयर करना चाहिए, मतलब वहां पे होना चाहिए। और 389 की बात करें, जो नहीं है यहाँ पे, आरओसी में रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, एक चेयरपर्सन, 2 डायरेक्टर साइन करें, पहले तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेंगे, चेयरपर्सन साइन करेगा, 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, आरओसी को सबमिट करेंगे, आरओसी को सबमिट करते समय एक्सपर्ट का कंसेंट भी देंगे, एमओयू और कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया होगा मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ में वो भी देंगे, अंडरराइटिंग का एग्रीमेंट देंगे। चौथी बात, पिछले 2 साल में नॉन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होगा तो वो भी देंगे, और लास्ट में पावर ऑफ अटॉर्नी का साइन भी होना चाहिए, अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी ने किया होगा तो पीओए भी होना चाहिए। और लास्ट में आईडीआर इश्यू करते समय यू आर सपोज टू फॉलो द गवर्नमेंट के रूल्स, और साथ साथ में सेबी के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो इसी के साथ में चैप्टर को और आज आखिरी बार रिवाइज किया। आई थिंक ये चैप्टर अब तो ऐसे 3 मिनट में ही हुआ, क्या बात है। जरा एक बार रिवाइज करेंगे, साहब बोलेंगे जल्दी से। 300 मैं एक सारे सेक्शन बोलता हूं। 379 में वो 51% वाला, 380 वाला जो है अगर इंडिया में इनको इनकॉर्पोरेशन करना है तो 381 अकाउंट, 382 डिस्प्ले, 383 सर्विस, 384 जो है वो डिबेंचर एंड ऑल, 385 फीस, 386 जो है वो इंटरप्रिटेशन वाली 3 डेफिनेशन है, 387 डेटिंग, 388 एक्सपर्ट कंसेंट, 389 आरओसी से रजिस्ट्रेशन, और 390 आईडीआर को कैसे इशू करना है। इसी के साथ में ये भी खत्म हुआ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, चलो एक बार बोलेंगे आप बच्चों, वो क्या है?
बोल दो अब आखिरी बात, स्पेशल कोर्ट क्या रखा जिंदगी में, बोल दो। स्पेशल कोर्ट बोल सकते हैं? बोलो जल्दी से स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट के बारे में दो चीजें समझ में आती है, कॉग्निजेंस और नॉन कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस मतलब कांड इतना बड़ा है कि इसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है, और कंपनीज एक्ट में सिर्फ एक ही सेक्शन है, 212 सबसेक्शन है। अन्य सारे एक्ट जो सारे 200 नहीं, अन्य सारे सेक्शन जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है, जहां पे वारंट का होना जरूरी है। और 3-4 लोगों का कॉग्निजेंस चलता है, एक तो आरओसी का चलेगा, शेयर होल्डर का चलेगा, कंपनी का चलेगा, सेबी का। सेबी का कब चलेगा? जब ट्रांसफर होगा, जब रजिस्ट्रेशन होगा और डिविडेंड के बारे में होगा। अब अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बताओ किसको बोलते हैं एमसीपी? जब भी अगर कोई कोर्ट में केस पेंडिंग होगा तो वो एमसीपी को रेफर कर सकते हैं। कौन करेगा? एक तो पार्टीज कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल कर सकता है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल कर सकता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। 3 महीने के अंदर इनको केस खत्म करना पड़ेगा। उसकी प्रोसीडिंग, उसका फीस उतना ही होना चाहिए जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स किए है वैसा। अब बताओ, हम लोग बात करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यहां पे बोलते हैं कंपनी प्रोसिक्यूटर, मतलब ये ऐसा आदमी होता है जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, जिसके सारे अधिकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर जैसे होते हैं। अब ये एक्विटल वाला केस है, अगर किसी पर हाईकोर्ट का नहीं, एक्विटल वाला जो केस है, अगर किसी को बाइज्जत बरी किया होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी आदमी को या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करके ये मुकदमा वापस से खोल सकता है। वापस से एक सेक्शन इसके अंदर, अगर मान लो किसी ने फ्रिवलेस दिया होगा, उससे पैसा ले लेंगे, और जो पैसा आया हुआ है फाइन का, एक तो कोर्ट के प्रोसीडिंग में लगाएंगे, और कोर्ट का प्रोसीडिंग के बाद में कुछ पैसा बच गया तो हम लोग खबरी को भी ये पैसा दे सकते हैं। स्पेशल कोर्ट भी खत्म, 2 मिनट। वाओ, फैंटास्टिक। 25 मिनट में 5 चैप्टर की ये सब आप ही कर सकते हो। राइट गाइस, आर यू देयर? हम करेंगे मिसलेनियस। मैं चाहता हूं मिसलेनियस आप एक बार गो थ्रू करो फास्ट फास्ट। 1 मिनट का वक्त है, बाकी 4 मिनट मेरे हैं। 1 मिनट में गो थ्रू कर। ओके गाइस, चालू करें। आई होप यू आर डन विद दिस। 447 के फ्रॉड्स के बारे में आप जानते हो, बताओ क्या है? पहली बात, अगर उसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा तो 6 महीने मिनिमम, मैक्सिमम 10 साल, दोनों का भी कॉमन है। मैक्सिमम 10 साल दोनों का भी है, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा तो मिनिमम 3 साल। और फ्रॉड की अमाउंट देखेंगे, फाइन की अमाउंट मिनिमम जितना फ्रॉड किया है उतना, और नहीं तो फिर 3 टाइम्स। अगला सवाल 448 से, पेनल्टी फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट, अगर मान लो आमिर खान ने झूठ बोला होगा या सच को छुपाया होगा, तो उस केस में नहीं, वो नहीं, अगर आपने झूठ बोला होगा या सच को छुपाया होगा, अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कुछ झूठ बोल दिया होगा, तो उसको सजा उतनी होगी जितने 447 में लिखी है। 449 में क्या लिखा है? फॉल्स एविडेंस, मतलब एक तो गीता की कसम खाया, एक तो ओरली झूठ बोला होगा, या फिर डिक्लेयर टू बी ट्रू लिखता है पर फिर भी झूठ बोला, तो उसको भी सजा होगी। 450 में आपको याद है, जिसका कोई नहीं है उसका सेक्शन 450, द रेसिडुअल अमाउंट विल नॉट बी मोर देन 10,000, और दो फाइन अमाउंट उसकी हमेशा चलती रहेगी 1,000 रुपए पर रोज, पर डे, बराबर है। 451 में लिखा है कि अगर वही काम सलमान खान ने 3 साल में अगर कर दिया वापस से, तो फाइन की अमाउंट डबल हो जाएगी और पनिशमेंट उतनी लगेंगे। 452 में लिखा है रॉन्गफुल विथहोल्डिंग, अगर मान लो अक्षय कुमार जो है अगर यहाँ की प्रॉपर्टी जबरदस्ती ऑब्टेन कर रहा है या विथहोल्ड कर रहा है, तो उसको चारों में से कोई भी अप्लाई करेगा, उसको ट्रिब्यूनल बोलेगा एक तो वापस लेके, और वापस आने की स्टेटमेंट नहीं होगा तो फाइन लेंगे, फाइन देंगे, अंदर भी भेज देंगे।
और बात करेंगे कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड नहीं फिर भी यूज नहीं करती, और जो नहीं है वो यूज करती है, या फिर प्राइवेट लिमिटेड वाले लिमिटेड या लिमिटेड वाले प्राइवेट लिमिटेड करते हैं, उस केस में आपको सजा हो सकती है। अजय देवगन को अपॉइंट किया था हमने एओ बोल के। इस एक्ट के तहत कभी भी फाइन का अमाउंट डिसाइड करना तो वो एओ करेगा, पर एओ के जयकांत शिकरे उस चीज के लेके नाराज है, तो 60 डेज के अंदर वो आरडी को बोलेगा, आरडी उसको सेट असेट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। अगला सवाल, गवर्नमेंट के लोग, मोदी जैसे लोग कभी भी अगर मान लीजिए अगर कुछ भी करते हैं, या सीआईडी जैसे लोग कुछ भी करते हैं, पर जो पब्लिक हित में है, गुड फेथ में है, भले ही वो गलत हो, तभी भी उनको सजा नहीं होगी। अगला सवाल ये रहा 455, डोरमेंट कंपनी इसको बोलते हैं जिसका फ्यूचर आइडियाज है। एमएससी 1 में वो अप्लाई करेंगे कि मुझे डोरमेंट बना दो, एमएससी 2 में उसको बना देंगे, एमएससी 3 में हर साल अप्लाई करेंगे, एमएससी 4 में वो एक्टिव बनने का बोल सकता है, और एमएससी 5 में उनको एक्टिव का स्टेटस मिल सकता है, पर 5 साल बाद ये स्टेटस नहीं मिल सकता। पर बताओ किसको मिल सकता है ये स्टेटस? जिसने 2 साल से कोई भी बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किया, इनका बिजनेस चालू ही नहीं हुआ, या पिछले 2 साल से इन्होंने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरा ही नहीं। 457 की बात करेंगे, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको याद है क्या है? मतलब अगर किसी ने आरओसी को इंफॉर्मेशन दिया होगा तो वो सोर्स के कोर्ट उसके सोर्स के बारे में पूछ नहीं सकता। अगला सवाल, सेंटर क्या लिखा है? डेलीगेशन ऑफ पावर में, ठीक है, अरे कर सकता है ना वो। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट हर कोई चीज फंक्शन है पावर डेलीगेट कर सकता है, पर किसके बारे में नहीं? रूल्स के बारे में नहीं। अगला ये रहा 17.2, सीजी क्या लिखा है? सीजी पावर सीट, अरे ये तो वो है नहीं, ये किया ही नहीं क्या? 459 शायद हमने किया नहीं है, हाँ ये नहीं किया था। हाँ 460 में लिखा था कंडोनेशन ऑफ डिले। क्या वो कंडोनेशन ऑफ डिले करने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, चाहे आरओसी का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, पर एक्सटेंशन करने का अधिकार सिर्फ सीजी का है। पावर ऑफ कोर्ट टू ग्रांट रिलीफ, अगर कोर्ट को लगता है ये आदमी इज्जत से ईमानदारी से आया होगा, ऑनेस्टली आया होगा, तो उसको उसकी सजा पार्शियली, और पर ये अधिकार किसको दिया? सिर्फ सीजी को दिया। 464 की बात करूंगा, क्या लिखा है? ये एक्ट में लिखा है 100, पर रूल में लिखा है 50, पर 50 के ऊपर जाना है तो आपको अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। पर 2 एक्सेप्शनल है उसके, एक तो एचयूएफ और दूसरा, और अगर कोई प्रोफेशनल जो सीए जैसी फर्म है उनका एक्ट अगर हाँ कह रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं 467, जैसे मैंने आपको अमेंडमेंट बोला था, अमेंडमेंट ऑफ रूल्स एंड अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल्स, जिसके लिए एग्जांपल देते गंगा वाला, तो गंगा वाला पॉइंट अभी ऐड किया, तो क्या मोदी जी ऐसे रूल्स में और शेड्यूल में अमेंडमेंट ला सकती है? ला सकती है। 469 में क्या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने का अधिकार दिया हुआ है? किसने? इस एक्ट ने, मतलब गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट ने, और वो 30 दिन का अप्रूवल तो है ही, पर वो अप्रूवल तो सिर्फ नाम के लिए है। 470, इस एक्ट का आने के बाद में 5 साल के अंदर जो सेक्शन इंप्लीमेंट ठीक से नहीं हो रहे, क्या इसको रिमूव कर दिया जा सकता है? हाँ जी, रिमूव। अब इसमें 2 चीजें नहीं है, वो मैं पूछूंगा। एक तो निधि कंपनी है, और दूसरी और कौन सी कंपनी है? एक गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कंपनी में अगर स्पेशली गवर्नमेंट कंपनी है तो विद इन 3 महीना जनरल मीटिंग के अंदर आपको एनुअल रिटर्न, आपको ऑडिट रिपोर्ट, और तीसरा सीएनजी के कमेंट आपको लोकसभा राज्यसभा को देना पड़ेगा। यही सारी चीज अगर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का है तो विधानसभा विधान परिषद को देना चाहिए, और दोनों की कंबाइंड में है, यही सारी चीजें चारों को देना चाहिए। वो अब गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं? जिसके अंदर 51% इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, या फिर स्टेट, या फिर दोनों का होगा। अब बात करेंगे हम लोग निधि की। अब निधि की बात करें, निधि मतलब मां बहन की बात करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि पैसा आता है और पैसा उन्हीं को जाता है, वो बॉडी कॉर्पोरेट को मेंबर नहीं बनाएंगे, ट्रस्टी को मेंबर, माइनर को मेंबर बना सकते हैं अगर उसका कोई तो लीगल हेयर होगा या कोई बड़ा आदमी होगा। अब उनका शेयर कैपिटल मिनिमम कितना चाहिए? 5 लाख रुपए। उनके डायरेक्टर कितना साल काम कर सकता है? 5 साल मतलब 10 साल, और 2 साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए। और उनका जो ऑडिटर है वो भी इंडिविजुअल है तो 5 साल, और अगर वो फर्म है तो 10 साल, उनको भी कूलिंग पीरियड 2 साल का हो सकता है। अगला सवाल है, वो लॉकर का बिजनेस कर सकते हैं, सिर्फ बाकी कोई भी नहीं काम कर सकता, जिसका इनकम है 20, टोटल इनकम के 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। निधि कंपनी का बेसिक मुद्दा है लोगों से पैसा ले, अपने ही मेंबर से उनको दे, बाकी उनके अंदर वी वांट टू कल्टीवेट द हैबिट ऑफ सेविंग, और इसके अलावा कुछ नहीं दे। उनका 25% तक डिविडेंड दे सकते हैं, और उसका रिजर्व भी उतना ही होना चाहिए। और तीसरी बात है, उन्होंने आज तक कभी भी कोई पेमेंट और डिपॉजिट का इंटरेस्ट देने में कभी भूल डिफॉल्ट नहीं करा। डिफॉल्ट किया तो फिर वो डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, और उनको उतना ही इक्वल अमाउंट का रिजर्व जाना चाहिए। ये भी हमारा, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। निधि, ये अपना मिसलेनियस वाला चैप्टर भी खत्म हो चुका है। आज जो हम लोग बढ़ रहे हैं ना, अब प्रोड्यूसर पे आ जाएगा। तो प्रोड्यूसर कंपनी पे आ जाऊं क्या मैं? कितने चैप्टर्स हो गए अपने? 6 हो गए क्या अभी तक? चलो 7वां चैप्टर दे रहे हैं। ये आपके सामने प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में। क्या है प्रोड्यूसर कंपनी, बताओ जल्दी से। प्रोड्यूसर कंपनी वो जो विटीकल्चर, फिशी कल्चर, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, एनिमल हस्बेंड्री,
बी रेजिंग, रिवेजिटेरियन, बस जो, अरे वही सारे काम है ना, खेती वाले काम है सर। अब इनमें जो काम कर रहा होगा उसमें क्या है, पीएम, पीएनडब्ल्यू, फेम और टाइम्स ऑफ इंडिया, उसको बोलेंगे प्रोड्यूसर। पी फॉर व्हाट, प्रोडक्शन, एम से मार्केटिंग, पी से पीएमडब्ल्यू, पी से व्हाट, पावर, एम से मैप, उसके डब्ल्यू से वेलफेयर, टाइम, टी से टेक्निकल असिस्टेंस, आई से इंश्योरेंस और फेम, एफ से फाइनेंस, एंसिलरी, मशीन्स एंड व्हाट, एजुकेशन। इन सब के बारे में कोई भी काम करता है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर कंपनी। अगला सवाल, प्रोड्यूसर कंपनी के लिए कितने मेंबर होना जरूरी है? इंडिविजुअल है तो 10, दोनों है तो दोनों मिला के 10, और अगर मान लो सिर्फ कंपनी है तो 2। वोटिंग राइट के बारे में बताओ, अगर वो इंडिविजुअल है तो हर एक आदमी को 1 वोट, अगर वो कंपनी और वो दोनों मिला के तो हर आदमी को 1 वोट, और 2 कंपनियां हैं तो पहले साल जितना शेयर्स होगा उतना, और अगले साल जितना पैट्रोनेज होगा उतना। मेमोरेंडम में बहुत सारे क्लॉज होते हैं, नेम क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज एक्सेट्रा। अगला सवाल, आर्टिकल्स को अगर अमेंड करना है तो 2/3 ऑफ मेंबर या फिर 2/3 ऑफ डायरेक्टर एंड 1/3 ऑफ मेंबर। इतने लोगों ने, दोनों में से एक ने भी हाँ बोला तो हम लोग एसआर पास करेंगे, 2 डायरेक्टर हाँ कहेंगे और फिर आरओसी को सबमिट कर देंगे। अगला सवाल, इनका एनुअल जनरल मीटिंग अगर होगा तो पहला 3 महीने के अंदर होना चाहिए, और 2 मीटिंग के बीच में 15 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इनका कोरम 1/4 होना चाहिए, और नोटिस जाना चाहिए 21 दिन पहले, 14 दिन पहले, 14 दिन पहले। सेक्रेटरी कब अपॉइंट करना है? सीएस को अपॉइंट करना जरूरी है अगर इनका पिछले 3 साल का एवरेज टर्नओवर इज नॉट ग्रेटर देन 5 करोड़। अगला सवाल ये आपके सामने, अगर किसी को इंटरस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर प्रोड्यूसर कंपनी बनना है तो 2/3 मेंबर अप्लाई करेंगे, उनके सब लोग रहेंगे बीच में बैठे हुए, और वो अप्लाई करेंगे, किसको जाएंगे, बोलेंगे कि नहीं ये तो लोग अप्लाई करेंगे, फिर वो बोलेंगे हम लोग 581B का काम करेंगे। ये हमारे 2 डायरेक्टर ने भी हाँ कह दिया, एफिडेविट 2 लोग करेंगे, 2 डायरेक्टर, और वो हाँ कहने में आरओसी के पास जाएंगे, फिर आरओसी हाँ बोल देंगे तो फिर उनका नाम पे नाम के प्रोड्यूसर लग जाएगा। अब बात करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कोरम की। कोरम में 1/3 लोग होना चाहिए और 3 विच इज हायर, और इनका भी 7 दिन पहले तो इनका नोटिस आना चाहिए, और ये शॉर्टर नोटिस में भी काम कर सकते हैं, और बस। और मीटिंग कितनी होना चाहिए? नंबर ऑफ मीटिंग 4, और हर 3 महीने में 1 होना चाहिए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बात है मास्क, मतलब इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मास्क होना चाहिए। एक तो एम मतलब क्या, मनी आया गया, ए से एसेट्स लायबिलिटी, एस फॉर व्हाट, सेल्स परचेज, सी फॉर कॉस्टिंग। अब बात करें इंटरनल ऑडिट करने को कंपलसरी है, और उसके बाद में डोनेशन दे सकते हैं पर मैक्सिमम 2% और 3%। 3% पिछले नेट प्रॉफिट से ज्यादा, पिछले साल के नेट प्रॉफिट का 3% ज्यादा नहीं दे सकते, और वो लोग हमेशा म्यूचुअल असिस्टेंस और उनकी वेलफेयर के लिए देंगे। पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना अलाउड नहीं है। जनरल रिजर्व करना हमेशा जरूरी है, अगर पैसा नहीं मिले तो पैट्रोनेज के प्रोपोर्शन में ले लेंगे। बोनस दे सकते हैं अगर वो जनरल रिजर्व को कैपिटलाइज करेंगे। लोन देना डायरेक्टर्स को अलाउड नहीं है, अगर देना है तो ओआर करना पड़ेगा। और मेंबर की बात करेंगे तो 3 महीने से 7 साल तक दे सकते हैं, पर कुछ गिरवी रख के। और अगर आपको 6 महीने तक अगर कुछ सामान देना है तो दे सकते हैं, उसके लिए कोई गिरवी की जरूरत नहीं है। अगला सवाल ये आपके सामने, री इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर मान लो उसको प्रोड्यूसर कंपनी बन चुका है, अब उसके 2/3 मेंबर या 3/4 क्रेडिटर अगर हाईकोर्ट का हाँ बोलेंगे तो हाईकोर्ट बोलेगा मैं विचार करता हूं, और हाईकोर्ट ने हाँ बोलने के बाद में आपको आरओसी को देना पड़ेगा, और आरओसी ने हाँ कहने के बाद 6 महीने के अंदर आपको डिसाइड करना है कि पुरानी मां के पास जाना है कि नहीं। प्रोड्यूसर कंपनी, और क्या पढ़ते हो आप यार, सुपर पढ़ रहे, सुपर। जैसा आप इधर पढ़ रहे हो ना, ऑडिट भी हर्षद भी ऐसे रिवाइज करता है, वो भी ऐसे रिवाइज होगा, ठीक है ना। तो आई वांट यू टू ज्वाइन फॉर ऑडिट ऑल्सो। अगर आप लॉ से खुश हो तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से मैं लॉ पढ़ा रहा हूं इसका भी वैसा पढ़ाता है, हर्षद ऑडिट भी वैसे पढ़ाता है, आईपीसीसी में भी ऐसे पढ़ाता हूं मैं, आईटी, एसएम, आईपीसीसी से लॉ अंकिता पढ़ाती है, फाइनल आईपीसीसी ऑडिट भी हर्षद पढ़ाता है। हम लोग के जो 6 सब्जेक्ट्स है वो पूरे के पूरे इसी फॉर्मेट पे चलते हैं। यू वॉन्ट हैव टू स्टडी एट होम, पढ़ने का और इतना रिवाइज करने का कि बस ऐसा लगना चाहिए इधर ही फिनिश हो गया। चलो आ जाओ अगला सवाल, डिविडेंड आए थे, अब एक बार आखिरी बार डिविडेंड कर लेते। चलो एक बार क्या उसमें रखा है, जिंदगी में क्या रखा है बाजी, बोलो डिविडेंड के बारे में कुछ तो बोलो। डिविडेंड डिक्लेयर कौन कर सकता है? डिविडेंड रिकमेंडेशन देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हाँ कौन बोलेगा? शेयर होल्डर हाँ बोलेंगे। और अगर मान ले मैं इंटरम डिविडेंड की बात करूंगा तो इंटरम डिविडेंड की बात करूंगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रिकमेंड करेगा, और डिक्लेयर भी यही करेंगे। पर इंटरम डिविडेंड कब नहीं देना चाहिए? अगर लॉसेस भरी हालत में, और फिर भी अगर लॉसेस है पिछले क्वार्टर में अगर आप देना चाहते हो तो पिछले 3 साल के एवरेज से ज्यादा नहीं दे सकते। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, अगर मान लीजिए पैसा अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो कहां से लाएं? एक तो पिछले साल का, एक तो इस साल का प्रॉफिट, या तो पिछले साल का रिजर्व,
या फिर सीजी। अगर आप रिजर्व यूज कर रहे हो तो 4 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगी। नंबर 1, पिछले 3 साल के एवरेज से ऊपर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आपको देना चाहिए कि पेड अप शेयर कैपिटल और एफआर का 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए, और एक 15% और पेड अप शेयर कैपिटल इतना पैसा फ्री रिजर्व में रहना चाहिए। दोनों का लोअर ले लो, लोअर में से इस साल का लॉस पिछले साल का माइनस, वो माइनस कर दो, जो अमाउंट बचेगी, जो बचेगी वो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन व्हाट, जो 3 साल का एवरेज उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। अगला सवाल यह है कि पैसा कहां पे जाना चाहिए? 5 दिन के अंदर शेड्यूल बैंक में जाना चाहिए। 30 दिन के अंदर उनको पैसा मिलना चाहिए। अगर कंपनी ने 30 दिन के अंदर पैसा नहीं दिया तो कंपनी को 18% लग सकता है। साथ में 18% तो कम नहीं लगेगा, वो आदमी को 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 2 साल के लिए, और साथ में 1000 रुपए रोज। किसके लिए? वो जो आदमी डिफॉल्ट में आएगा, और कंपनी जो डिफॉल्ट में आएगी वो कंपनी को 18% का ब्याज लगेगा। अभी अगर आपने 30 दिन के अंदर पैसा देना चाहा पर वो आदमी नहीं आया तो 7 दिन के अंदर आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर डालना है, और अनपेड डिविडेंड में नहीं डालोगे तो आपको 12% पर एनम का लग जाएगा बैच, और 7 साल तक वो रहेगा वहां पे। उसके बाद में जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, वो रहेगा वहां पे, वो रहेगा वहां पे। और वहां पे उस चीज के लिए अभी 125 नंबर का सेक्शन जो नया आया है 5, 6, 7, वो 5 नंबर यह है कि आप ऐसा इसका क्या बनाएंगे? कमिटी बनाएंगे, और 6 में कहते हैं उसके रूल्स गवर्नमेंट बनाएगा, और 7 में कहता है इनको जो रिसोर्सेज लगेंगे, जो ऑफिस लगेंगे, वो भी गवर्नमेंट देगा। अब सवाल उठता है इसके क्रेडिट में क्या आता है? ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की क्रेडिट साइड में आता है। नंबर 1, इसके मैच्योर डिबेंचर पर लिया नहीं, मैच्योर डिबेंचर पर लिया नहीं, डिविडेंड का पैसा बाकी है, एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन का पैसा बाकी है, इनका सबका इंटरेस्ट बाकी है, गवर्नमेंट ने कुछ डोनेशन किया तो वो पैसा है, ये सारा पैसा इसके क्रेडिट में जाएगा। अगला सवाल अबेंस के बारे में, अगर हम एक्स ने वाई को दिया और एक्स के नाम पे है तो एक्स को मिलेगा, वाई के नाम पे तो वाई को मिलेगा, और एक्स ने वाई को बेचा पर वाई ने अप्लाई कर दिया और उस दौरान अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो अनपेड डिविडेंड में जाएगा, और उस दौरान राइट इश्यू डिक्लेयर हुआ होगा तो उसको अभी किसी को भी नहीं देंगे, वो होल्ड कर दिया जाएगा। इसी के साथ में ये चैप्टर भी आपने कर दिया खत्म। क्या रफ्तार है आप किया है अपने लिए। अब लॉ को रिवाइज करना 1 दिन का काम है क्या? मतलब आपके लिए स्टूडेंट लेवल पे कितने दिन लगेंगे आपको रिवाइज करने? हाँ बोलो। 6 घंटे में आपका लॉ इधर उधर हो जाएगा? क्या बात है। ये क्या क्या हुआ अपना, सब हो गया क्या? चलो ई गवर्नेंस की बात कर लेते हैं। अब क्या है, इतनी इज्जत दे दो इसको, चलो कोई बात नहीं। देखो साहब सब कुछ आपने पढ़ लिया, अब क्या है? नहीं अन्ना एड़ा क्या तुम, कितनी इज्जत है इसकी, बोल। हाँ क्या ही है? एमसीए 21 के वजह से आपको लगता नहीं आम जनता और कंपनी जो है उनके संबंध गवर्नमेंट से अच्छे हो रहे हैं, इनके बीच का गैप कम हो रहा है। ये दूरियां जो पहले थी, पहले हर आदमी को एमसीए से कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल था, फिर इस वेबसाइट की वजह से जो हुआ है वो एक अच्छा ई गवर्नेंस हुआ। अब बताओ क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या गोल्स है इसके? गोल्स बेनिफिट सब एक साथ बताओ क्या क्या है। कंप्लायंस से बढ़ेगा क्या कम होगा? ई गवर्नेंस बढ़ेगा, प्रोफेशनल सर्विसेज बढ़ेगी नहीं, गवर्नमेंट से दूरियां कम हो जाएगी। आप पता नहीं कस्टमर सेंट्रिक हो चुका है, आपको नहीं लगता कि अब ई फाइलिंग करना आसान हो जाएगा, एक मतलब बहुत स्पीड मिलेगा, इनकॉर्पोरेशन करना बहुत अच्छा हो जाएगा, ग्रीवेंसेस बहुत जल्दी से हो जाएंगे, कंप्लेंट्स बहुत जल्दी से हो जाएगा, और यहां पे ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, आप पैसा खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स और की बेनिफिट्स आप समझ रहे होंगे। आप बताओ, मेरा एक सवाल है, फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस के 2 बच्चे, एक वर्चुअल है और एक फिजिकल है। वर्चुअल मतलब मेरे सामने की जो वेबसाइट है, और फिजिकल में मतलब आरओसी के अंदर ही 1-2 लोग बैठे रहेंगे। अब एक सवाल है, बैक ऑफिस में लोग क्या करते हैं? वो रूट करते हैं, रूट करते हैं, कंप्लेन को सॉल्व करते हैं, डिफॉल्टर को ढूंढते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए हाँ कहते हैं, अप्रूव के लिए हाँ कहते हैं, स्टोरेज करते हैं, बैकअप लेते हैं, वो सब काम करते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इनके उसकी बात करेंगे सेटअप में। सबसे पहले इनका सेटअप होता है, सबसे पहले कहा है इनका दिल्ली हेडक्वार्टर है, उसके अंदर 7 आरडीज है, और 7 आरडीज के अंदर 22 आरओसीज है। अब हेडक्वार्टर वही काम करता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा, और हेडक्वार्टर ज्ञान देगा आरडीज को, और फिर आरडी किसके ऊपर ध्यान रखेगा? आरओसी। और आरओसी क्या करता है? आम जनता से इंटरेक्ट करता है। खत्म। स्कोप की बात करें, क्या स्कोप है भाई इनका? इनका स्कोप है एप्लीकेशन बनाना, इनका स्कोप है बैकएंड का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इन लोग को ई फाइलिंग की सर्विस देना, डिजिटल सिग्नेचर की बात करेंगे, इन लोग को ट्रेनिंग देना, डिजिटल सिग्नेचर बनाना, पुराने सिस्टम से नए सिस्टम पे डेटा ट्रांसफर कराना। तब तक के लिए कुछ प्रॉब्लम आई तो फ्रंट ऑफिस को क्रिएट करना, फिजिकल फ्रंट ऑफिस को क्रिएट करना, टेम्पररी फिजिकल ऑफिस को बनाना, डेटा ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम पे माइग्रेट करना, कन्वर्ट कर देना। ये हो चुका है आपका। आ जाओ जल्दी से, 1.5 मिनट में हो गए। वाह, ये सब हो गया क्या? सब उड़ाया क्या हमने? वाह वाह। आ जाओ, अकाउंट्स ऑडिट को आ जाओ, ये आज खेल लेते उसके साथ। क्या रखा है जिंदगी में? आ जाओ भाई, आ जाओ, उत्साह लीजिए पाजी आप।
ले लेंगे, सब ले लेंगे। अब क्या बचा ही क्या है? अब तो ये खून में दौड़ रहा है। आ जाओ 128 की बात करेंगे। 128 में लिखा है तीन टाइप के बुक्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स एंड व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने 4 तरीकों से करना चाहिए। नंबर 1 ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, उसमें डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए, एक्रूअल बेसिस पे होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। ये 3 चीजें आपने 4 तरीकों से मेंटेन करना चाहिए। ब्रांच का डेटा हर साल आपको समरी में आएगा, आपने इसको हमेशा ऑफिस में रखना चाहिए और ब्रांच का समरी से आएगा। और अगर आपको इंटरनेशनल चीजों को देखना है तो आपको बोलना पड़ेगा, 15 दिन में डेटा आएगा। और अगर आप इंडिया की ब्रांच में जाकर देखना चाहेंगे तो कोई भी जाके दे सकता है। और अगर सब्सिडी का डेटा देखना है तो आपको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना होगा। बोर्ड रिजोल्यूशन जिसको अपॉइंट करेगा, और इसको मेंटेन करने के लिए कुछ लोग जिम्मेदार है। एक तो एमडी, एक तो डब्ल्यूटीडी जो फाइनेंस में है, एक तो सीएफओ, ये लोग जिम्मेदार है। पीरियड ऑफ मेंटेनेंस बताएंगे 8 साल के लिए ये बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए। बुक्स ऑफ पेपर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड पेपर्स के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। और अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो फॉरएवर मेंटेन करना चाहिए। अगला सवाल ये आपके सामने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वो होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फैट होना चाहिए, बिग होना चाहिए। फैट एफ फॉर व्हाट? फॉर्म शेड्यूल 3 फॉलो करना चाहिए। अकाउंटिंग ए से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। ये जो फैट है वो किसको एप्लीकेबल है? बैंक को एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेंस को एप्लीकेबल नहीं है, और ये जनरेशन एंड व्हाट मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, ये सीएफएस भी करेंगे, पर सीएफएस में क्या करना चाहिए? कोई भी सब्सिडरी हो, कोई भी इनका छोटा छोटा बच्चा भी हो जिसके अंदर एसोसिएट्स भी हो, जॉइंट वेंचर, सबकी बैलेंस शीट होना चाहिए। पर वो सीएफएस करते समय भी आपने शेड्यूल 3 को फॉलो करना चाहिए। और जब भी ये शेड्यूल बन जाएगा आपने इट शुड बी लेड बिफोर किसके? एनुअल जनरल मीटिंग के सामने रखना चाहिए। फॉरेन सब्सिडी जो 1/4/2014 के बाद में इनकॉर्पोरेट हुई है उसका डेटा इसमें ऐड होगा नहीं। और दूसरी बात, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने 21 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में लिख के दिया है कि इन लोगों को सीएफएस जरूरी नहीं है, तो उन्होंने अगर सिर्फ शेड्यूल 3 भी फॉलो कर लिया तभी भी चलेगा। अब नफरा की बात, आज ही हमने नफरा खत्म किया। बताओ नफरा मतलब कौन बोलेगा? नफरा बोलेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओ, सीजी को बोलेगा, सीजी बोलेगा हमारे पास में आईसीआई है, आईसीआई बनाएगा, आईसीआई बना के सीजी को देगा, सीजी देगा नफरा को। नफरा के कुछ रिकमेंडेशन है तो वो सीजी उसको मॉडिफाई करके उसको प्रस्तुत करेंगे। अगला सवाल 134 की बात करेंगे। अभी 129, 130, 131 अभी तक नहीं, 130, 131, 132 अभी तक नोटिफाई नहीं हुए। अब 134 की बात करेंगे। अब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट कौन करेगा? एक तो चेयरपर्सन होना चाहिए, दो डायरेक्टर, उसमें से एक एमडी होना चाहिए, एंड साथ साथ में पहले कौन चाहिए? एमडी होना चाहिए। नहीं, एमडी, मैनेजर, डब्ल्यूटीडी सब है उधर। मैं सही कह रहा हूं ना? एक मिनट मुझे बताओ। मैं रुको, मैं कुछ गलत बोल, मैं वापस से बोल देता हूं मैंने क्या बोला। हाँ, चेयरपर्सन होना चाहिए, 2 डायरेक्टर में से एक एमडी होना चाहिए। तीसरी बात करेंगे, एक सीएस तो सीएस होना चाहिए, सीईओ ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्टर है, और अगर सीएफओ तो सीईओ से करेगा ही करेगा। अब बात करेंगे बोर्ड रिपोर्ट की बात करेंगे, तो बोर्ड रिपोर्ट में क्या होना चाहिए? बोर्ड रिपोर्ट में एक मेमोरी टेक्निक है। 2014 में डायरेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और इसकी वजह से उनको फॉरेन में जाके मीटिंग करते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने 186 रिलेटेड पार्टी के साथ में इंडिपेंडेंट अफेयर करना चाहिए और फॉरेन में जाके मीटिंग करना चाहिए, जो कि बहुत रिस्की है और जिसकी वजह से उनको समाज को फाइन देना पड़ेगा, रिजर्व देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा, फाइनेंस देना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो आप? राइट। 2014 मतलब क्या? 2014 के रूल्स, मतलब बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए? 2014 के रूल्स होना चाहिए। आगे बोलो। डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होना चाहिए। डायरेक्टर ने क्या किया? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब साल भर में क्या परफॉर्मेंस किया वो भी आना चाहिए। डायरेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। आगे बोलो। उसको 186 मतलब लोन टू अदर्स भी आना चाहिए। रिलेटेड मतलब क्या? आरपीटी आना चाहिए। रिलेटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या बोलना है वो भी आना चाहिए। 186 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के फॉरेन मतलब क्या? फॉरेन ट्रांजैक्शन का कितना फॉरेन करेंसी आया और आपने कितना एनर्जी कंजर्व किया वो भी आना चाहिए। मीटिंग मतलब साल भर में आपने कितने कितने बोर्ड मीटिंग ली, और साथ साथ में समाज, इसके बदले में आपको समाज मतलब सीएसआर कितना किया और कितना डिविडेंड देने वाले हैं, कितना रिजर्व देने वाले हैं, और आपको फाइनेंस एनुअल मतलब क्या? एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट भी देना चाहिए। और था ना, क्या क्या देना चाहिए समाज को? हाँ, रिस्क था मतलब क्या? आपने जो आने वाली रिस्क है उसको कैसे कैसे मैनेज, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। अगला सवाल, गाली बोल सकते क्या आप? बोलेंगे। गोइंग कंसर्न होना चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है। नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बराबर मेंटेन किए, और एल फॉर लीगल लॉस ऑफ फॉलो किया, और आई से आपका इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, राइट, ये तो इजी यार, क्या है 136 में लिखा है कि आपने देना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए आपके सारे मेंबर्स को 21 दिन पहले, ताकि वो लोग वो सोच के उनको क्या क्या मिलना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट मिलना चाहिए, नहीं मतलब उनको एजेंडा मिलना चाहिए, नहीं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलना चाहिए, बोर्ड रिपोर्ट मिलना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट मिलना चाहिए, सब मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? मेंबर्स को। कौन से लोगों को? मेंबर्स को, और जो डिवेंचर के ट्रस्टीज है उनको मिलना चाहिए, या उनके लीगल हेड्स को मिलना चाहिए, वो सब है। अगला सवाल, अगर वो इसकी बात करेंगे तो उसमें बहुत कुछ लिखा है कि ये मिलना चाहिए, एओसी3 में ये सब लिखा गया, हाँ लिखा, हाँ। अगर वो बात करेंगे, इसकी बात करें कौन से फॉर्म में, एक तो पहले फिजिकल फॉर्म में देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो लिस्टेड कंपनी है या फिर अनलिस्टेड है तो उसका नेटवर्थ 1 करोड़ से ऊपर है, या फिर एंड लिखा एंड टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तो वो उस केस में डीमैट, अगर उस केस में भी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे सकता है अगर वो डीमैट है तो, और अगर डीमैट नहीं तो उन लोगों ने वॉलंटरली अपना ईमेल आईडी दिया होगा तो उनको देना चाहिए, और अगर उसके अलावा जो लिखा है तो उनको तो फिजिकल फॉर्म में देना पड़ेगा। पर कोई भी लिस्टेड कंपनी ने अपने वेबसाइट के ऊपर भी सारा डॉक्यूमेंट डालना चाहिए, है ना? वापस बोलो, लिस्टेड कंपनी को, और जो कंपनी अनलिस्टेड है जिसका नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा है एंड टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो वो लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे सकते हैं। उसके दो कंडीशन है, डीमैट है, डीमैट नहीं। डीमैट है तो प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि ईमेल आईडी आ चुका है, और डीमैट नहीं तो फिर उन्होंने डीमैट नहीं होकर भी अगर ईमेल आईडी अपना दिया होगा तो फिर भी वो इलेक्ट्रॉनिक में दे सकते हैं। और अगर ये सब है और मतलब डीमैट में उनको क्या नहीं मिला, डीमैट ही नहीं है और ईमेल आईडी भी नहीं है, तो उनको फिजिकल फॉर्म में ही देना पड़ेगा, और लिस्टेड है तो उनको वेबसाइट पे डालना जरूरी हो जाता है। और सब्सिडी का जो डेटा है ना, सब्सिडी का डेटा भेजने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने वेबसाइट पे डालना है उसको, बराबर है। अब बात करें, ये तो एडॉप्टेड अनअडॉप्टेड आपको मालूम है, आपने जनरल मीटिंग हो गई 21 दिन के अंदर आरओसी को देना है, आरओसी को अडॉप्टेड, जनरल मीटिंग भी और अडॉप्ट भी होगा तो आरओसी को, अगर जनरल मीटिंग हुई पर अडॉप्ट नहीं हुआ तो अनअडॉप्टेड जो प्रोविजनल है वो देना पड़ेगा, और जनरल मीटिंग ही नहीं हुई तो आपको जिस दिन मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड था उसके 21 दिन के अंदर रीजनिंग के प्रोविजनल और साथ में रीजनिंग देना पड़ेगा कि आखिर आपने मीटिंग कंडक्ट क्यों नहीं की। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्या बात है 135 साहब, सीएसआर के बारे में कुछ बोलेंगे? सीएसआर के बारे में, सीएसआर 1505 करोड़, 1000 करोड़ टर्नओवर, 500 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल और 5 करोड़ जो है नेट प्रॉफिट। इनमें से तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो आपकी कंपनी को सीएसआर कंपलसरी, अगर नहीं भी रहा तो आपको सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में लिखना जरूरी कि आपने क्यों ऐसा नहीं किया, कितना परसेंटेज, 2%, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का, टर्नओवर नहीं, एवरेज प्रॉफिट का 2% आपको देना जरूरी है। वो आपको शेड्यूल 7 वाली चीजों में इन्वेस्ट करना जरूरी है, और आपने अगर अपने एम्प्लॉय को किया तो अलाउड नहीं है, फॉरेन में किया तो अलाउड नहीं है, और अब पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन भी अलाउड नहीं है। उसके बाद में कुछ नहीं है। सीएसआर कमेटी की जरूरत है कि उन्होंने देखना चाहिए कि बराबर से पैसा उसी जगह पे जा रहा है जहां पे बोला गया था, कितना अमाउंट होना चाहिए, कहां पे लगाना चाहिए, वो इसका मॉनिटरिंग करना, ये सारा काम सीएसआर कमेटी का है। सीएसआर कमेटी में 3 लोग होना चाहिए, 3 डायरेक्टर की जरूरत है मिनिमम। पर अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है और उनके पास में वो प्राइवेट कंपनी है, उनके पास में जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपलसरी नहीं है, तो उनके पास में 3 डायरेक्टर होंगे पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। पर जब प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 ही डायरेक्टर होंगे तो 2 भी चल जाएंगे, और कोई फॉरेन कंपनी है तो तुमको 381 के हिसाब से भी करना पड़ेगा, 380 के हिसाब से भी डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, और इनके हिसाब से एक करना पड़ेगा। 3 साल तक अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो सीएसआर बाद में एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मैं इंटरनल ऑडिट की बात करता हूं। इंटरनल ऑडिटर आपको हर लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है। अनलिस्टेड के अंदर 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, डीपीएल, डी फॉर डिपॉजिट, पी फॉर पेड अप शेयर कैपिटल, एल फॉर लोन एंड टी से टर्नओवर, इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो क्या करना चाहिए, इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है। अब एलटी की बात करते हैं, और सभी को सूचना दे रहा हूं, मैं जो अभी बोल रहा हूं, ये जितना भी मैं बोल रहा हूं उसको यूट्यूब पर डाल रहा हूं, ठीक है ना, मतलब मैं आज शूट कर ले रहा हूं, ये आप भी जो हो रहा है 4:30 से लेकर 6 तक 1.5 घंटे का जो शो है, जिसमें पूरा के पूरा 1.5 घंटे में, इससे फास्ट मुझे लगता नहीं इंडिया को कोई टीचर कर पाएगा, उसको याद भी नहीं आएगा। 90 मिनट्स एंटायर कॉर्पोरेट लॉ इन जस्ट 90 मिनट्स, द गेम ओवर, 90 मिनट्स, है ना? कौन सी मैच?
और जो लोग YouTube पे इस समय देख रहे हैं मुझे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको बहुत सारे सी लॉ की और चीजें मिलती रहेगी। वो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करो। ओके फाइन। हाँ, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्या लिखा है? इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है? एम्प्लॉय हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना हो, सीडब्ल्यू भी हो सकता है, और वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, ओवर गाइस। अगला सवाल ऑडिटर के बारे में बात करेंगे। 139 की बात करते हैं। 139(1) में नहीं कुछ नहीं हो सकता। हाँ, 139(1) की बात करेंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए पहला जो एजीएम है, अपॉइंट कर लेना उसको। नहीं, पहले ऑडिटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले एजीएम में अपॉइंट होना चाहिए। सेकेंड ईयर में रेक्टिफाई होगा, थर्ड ईयर में रेक्टिफाई होगा, चौथे में रेक्टिफाई होगा, पांचवें में रेक्टिफाई होगा, 6 में वो टर्मिनेट हो जाएगा। पर वापस से अगर पार्टनरशिप फर्म है तो 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में रेटिफाई होगा, और बाद में 11वें में वापस वो टेन्योर फिनिश होगा। पर वापस से एक बात याद रखना, अगर ये रेटिफाई नहीं हुआ तो उसको कैजुअल वैकेंसी पकड़ा जाएगा। इसमें आप दूसरी 2-3 चीजें, अगर मान लो यही अगर काम गवर्नमेंट कंपनी का हुआ तो गवर्नमेंट कंपनी में जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं होता, वो उनका सीएनएजी विद इन 180 डेज अपॉइंट करता है। इज इट ओके? अब मैं अगला सवाल पूछूंगा। अगर फर्स्ट ऑडिटर की बात करता हूं, तो फर्स्ट ऑडिटर 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। मैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा हूं। वो अगर उन्होंने नहीं किया तो इनकॉर्पोरेशन से लेके 90 डेज के अंदर शेयर होल्डर करेंगे। अगर मैं नॉन गवर्नमेंट की बात करूंगा तो 60 दिन के अंदर सीएनडीजी, अगर उन्होंने किया तो 30 दिन के अंदर बोर्ड, और उन्होंने किया तो उसके बाद वाले 30 दिन में शेयर होल्डर कर सकते हैं। अगला सवाल ये आपके सामने। कैजुअल वैकेंसी के 2 पॉइंट है। अगर ऑडिटर मरता है या जाता है तो उसके 2 तरीके। अगर वो कैजुअल वैकेंसी उसने रिजाइन से की होगी तो नॉर्मल से किया, तो रिजाइन से जब करता है तो उसको अपॉइंट, उसके बदले में जो अपॉइंटमेंट होने वाला ऑडिटर होगा वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, पर विद इन 3 मंथ्स आपको शेयर होल्डर का परमिशन लगेगा, और अदरवाइज तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर ही सकता है। अगला सवाल, टर्म ऑफ ऑडिटर की बात करेंगे 5 साल और 10 साल, आपको याद है? पर ये कंडीशन किसको एप्लीकेबल? हर लिस्टेड कंपनी को, हर कोई अनलिस्टेड कंपनी जिसका टर्नओवर जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर है, जिसका जो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ से ऊपर है, या ऐसी कोई भी कंपनी जो ऊपर वाले कैटेगरी में नहीं आती पर जिन्होंने बोरो किया है 50 करोड़ से ज्यादा, तो उस केस में उनको 5 करोड़ और 10 करोड़ वाली कंडीशन लग जाती है। सॉरी, 5 साल और 10 साल वाली, मतलब इंडिविजुअल अगर उन्होंने अपॉइंट किया तो 5 साल तक काम करेगा, और अगर पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट किया होगा तो बिल्कुल सही। अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्त। अरे ये पूरा खत्म कर दिया हमने, वाह जियो मेरे शेर। 140 की बात करेंगे। भाई कोई भी इंसान को रिमूव कर सकते हैं, देखो, पर ऑडिटर को रिमूव करना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो आपको बोर्ड रिजोल्यूशन विद इन 30 डेज के अंदर आपको नहीं ऐसा नहीं, पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाँ कहने के अंदर 60 डेज के अंदर आपको मीटिंग कंडक्ट करना होगी जिसमें एसआर पास करना होगा। अभी भी कुछ नहीं मिले, अभी भी आपको बोलेगा कि एक काम करो, जब नोटिस, उसको पहले आपको बोलना पड़ेगा, वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, होता ना, और रिप्रेजेंटेशन देगा। उसने अगर टाइम पे अंदर दिया तो उसको नोटिस में जाता जाएगा, और टाइम के अंदर नहीं दिया तो नोटिस मीटिंग के अंदर रीड आउट कर सकते हैं, और अगर वो डिफेमेटरी कुछ बोल रहा हो तो नहीं कर सकते। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। कोई रिजाइन कर सकता है? रिजाइन में 2 तरीके हैं। अब रिजाइन में 2 तरीके, मतलब अगर एक तरीका, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी का डायरेक्ट ऑडिटर होगा तो वो सीजी सीएनएजी को बोलेगा, आरओसी को बोलेगा, कंपनी को बोलेगा, और नॉन गवर्नमेंट कंपनी का तो वो आरओसी को भी बोलेगा और कंपनी को भी बोलेगा। राइट, हाँ 83। वाह। क्वालिफिकेशन में अगर मान लीजिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। साथ में अगर वो पार्टनरशिप में तो उसका मेजोरिटी क्या होना चाहिए? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में चाहिए। और अगर वो एलएलपी है तो उसका साइन करने वाला आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। अगला सवाल है 141 क्या, हाँ डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं चाहिए, वो उनका एम्प्लॉय उनका पार्टनर नहीं चाहिए, वो एम्प्लॉय पार्टनर का पार्टनर या फिर उनका एम्प्लॉय नहीं चाहिए। उसके बाद में उनका कोई भी वो नहीं चाहिए। मान लो कि करीना कपूर अगर मान लीजिए रिलायंस की अगर ऑडिटर बनना चाहती है, पर करीना कपूर ऑलरेडी वहां पे किसी और कंपनी में फुल टाइम काम करती है तो नहीं हो सकती है। करीना कपूर के 20 ऑलरेडी ऑडिट खत्म हो चुके हैं तो नहीं कर सकती, एक्सेप्ट कौन से ओपीसी का चल जाएगा, स्मॉल कंपनी का चल जाएगा, और प्राइवेट कंपनी 100 करोड़ से कम वाला चलेगा। उसके बाद में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। पर 2 एक्सेप्शन है, अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में कुछ कर रही है, या फिर नंबर टू ऑर्डिनरी कोर्स। मान लीजिए करीना कपूर अगर सनफिस्ट का बिस्किट खा रही है और आईटीसी का ऑडिटर बनने जा रही है,
चलेगा ना, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। पर अगर वो 144 की भी कोई भी काम कर ले रही है प्रोहिबिटेड सर्विस, तो वो फिर कभी ऑडिटर बनने लायक नहीं है। और एक बात है अपना वो उसका वाला, वो उसका पार्टनर, उसका रिलेटिव, अगर इसका होल्डिंग कंपनी में, सब्सिडरी में, होल्डिंग के सब्सिडरी में अगर कोई भी सिक्योरिटी इन्वेस्ट करता है तो अलाउड नहीं है। 1 लाख रुपए तक का सिर्फ छूट दिया है उनके रिलेटिव को। और अगर वो उनसे लोन ले रहा है तो उनके सब ये होल्डिंग वगैरह सब मिला के और ये के सब इन्होंने इनसे 5 लाख से ज्यादा लिए होंगे, तो तभी भी उनका वो ऑडिटर नहीं बन सकता। और ये इन्होंने इस ऑडिटर के रिश्तेदारों ने सब मिला के, पार्टनर वगैरह सब मिला के, इनके होल्डिंग में, सब्सिडरी में, इस कंपनी में अगर कुछ गारंटी ली होंगी इनसे 1 लाख के ऊपर, तो ये फिर ऑडिटर नहीं बन पाएंगे। और अगर उन्होंने वो जिस दिन से जेल हुई गिल्टी, तो उसके 10 साल के अंदर भी ऑडिटर नहीं बन पाएंगे। क्या बात है। अगला सवाल, रेम्यूनरेशन में 3 चीजें होती है। एक तो उसका जो फीस है, बेसिक फीस, उसका जो भी वहां पे खर्चा कर रहा है, उसको रूम दिया होगा, होटल का वगैरह वो सब, या आने जाने का जो भी खर्चा दिया होगा, वो सब ऑडिट रेम्यूनरेशन में आता है। पर उसको कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में कुछ पैसा गया होगा तो फिर वो रेम्यूनरेशन में नहीं आता। 143 में देखो बहुत सारे पावर है, पर मैं कुछ सिर्फ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बताना, 143 सबसेक्शन 12, बाकी तो आप जानते हो क्या क्या करना है एंड ऑल दैट, ये सब आपको मालूम है। बताओ 143 सबसेक्शन 12 बताओ। एक करोड़ के अंदर है तो ऑडिटर ने देखते के साथ में 2 दिनों के अंदर ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलना चाहिए। 1 करोड़ से ऊपर गया तो उनको तो बोलना ही चाहिए। 45 डेज तक उनका वेट करना चाहिए। 45 डेज में भी रिप्लाई नहीं है तो उसके बाद में 15 डेज के अंदर सीजी को बोलना चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने बोला था पर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। अगर 45 डेज के अंदर रिप्लाई आया तो मान लो 20वें दिन रिप्लाई आया तो उसके 15 दिन के अंदर इन्होंने सीजी को बोलना चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ था। अब बताओ, इन्होंने अगर ये है स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इन्होंने टैक्स ऑडिट के दौरान कुछ देखा होगा तो सेम ऑडिटर होगा तो वो बोल सकता है, पर कोई और होगा तो नहीं बोलेगा। मान लीजिए कोई ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर है होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडरी में फ्रॉड देखा होगा तो बोलना जरूरी नहीं है। ओनली इफ इट इज गेटिंग अफेक्टेड, योर होल्डिंग का बैलेंस शीट इज गेटिंग अफेक्टेड। उसके बाद में पिछले साल का अगर कुछ, मान लो इस साल का ऑडिटर है, उसको पिछले साल के अकाउंट्स में कुछ गलत मिला तो वो तभी बोलेगा जब वो फ्रॉड उसकी इस साल वाले इसमें इफेक्ट करो और एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह के। अब पहले क्या आया था, जब एक्ट आया था ना, क्या बोला था, हर कोई फ्रॉड सीजी को रिपोर्ट करना चाहिए। आप बोले भाई सीजी इतना फोकट भी नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर वाली चीजों के पास से आपको जाना होगा। अगर मैं आगे सेक्शन जाऊंगा 140 पर बताएंगे कौन से सर्विसेज प्रोहिबिटेड मानी जाती है। नंबर 1, उनका बुक कीपिंग भी नहीं कर सकता, इंटरनल ऑडिटर भी नहीं बन सकता, उनका वो फाइनेंशियल सर्विस भी नहीं दे सकता, उनका वो एक्चुअरी भी नहीं बन सकता, उनका इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम नहीं कर सकता, पर उनका स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकता है, उनके फाइनेंशियल सिस्टम का डिजाइनिंग भी नहीं कर सकता। अगला सवाल ये रहा आपके सामने 145 में, वो साइन करना है नहीं, साइन, चुप, हाँ साइन की बात, कौन साइन करेगा? पार्टनरशिप फॉर्म में साइन वो करेगा कोई भी पार्टनर, और अगर वो इंडिविजुअल है तो वो खुद ही करेगा। अगला सवाल क्या देखा, ऑडिटर को क्या मीटिंग में अटेंड करना, बोर्ड मीटिंग की बात नहीं है, बोर्ड मीटिंग से तो धक्के मार के निकालते उसको, जनरल मीटिंग में बैठना उसका ड्यूटी भी है और पावर भी, पर वो बकर उसके बारे में करेगा जो उसके बारे में, वो किसी फालतू चीजों के बारे में बकवास नहीं करेगा। उसके बाद में 147 में तो पनिशमेंट है और 148 हमारा कॉस्ट ऑडिट है। अब कॉस्ट ऑडिट के बारे में कुछ बताओ, कॉस्ट ऑडिट के लिए कौन अपॉइंट करेगा? नहीं, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। कौन कंपलसरी कर रहा है? सीजी बोल रहा है, पर वो कौन होना चाहिए? इट हैज टू बी व्हाट, सीडब्ल्यू है। और वो रिपोर्ट किसको देगा? सीडब्ल्यू है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसका एक्सप्लेनेशन देके वो सीजी के बाद है। अब एप्लीकेबल किसको है? देखो भाई, माइक्रो को और स्मॉल को एप्लीकेबल नहीं है। उसके अलावा जितनी कंपनियां बचती उसमें रेगुलेटेड है, नॉन रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड में भी 2 कंडीशन है, रेगुलेटेड में 2 कंडीशन है। एक नहीं रे, रेगुलेटेड में बोल रहा हूं, रेगुलेटेड में 25 करोड़ एंड 50 करोड़, अगर इंडिविजुअल का टर्नओवर अगर 25 करोड़ होगा और एग्रीगेटेड में 50 करोड़ होगा, और नॉन रेगुलेटेड में 35 करोड़ इंडिविजुअल का और 100 करोड़ अगर एग्रीगेट होगा। इनमें से ये एंड है पर, और ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो उसको कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी है। उसमें 2 एक्सेप्शन है, एससीजर को कराना जरूरी नहीं है, और 75% ऑफ द इनकम अगर उनका सिर्फ फॉरेन से आ रहा होगा, फॉरेन करेंसी से, तो उनको ये कराना जरूरी नहीं है। पर इनको ऑडिटर को, सीडब्ल्यूए को अपॉइंटमेंट होने के 180 दिन के अंदर ही गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, या 30 दिन, विच इज अर्लियर। अब जैसे मान लो 100वें दिन अपॉइंट हो गया तो 130वें दिन, और 170वें दिन अपॉइंट हुआ तो 200 दिन मत करना,
मतलब मैक्सिमम 180 दिन के अंदर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म होना चाहिए कि हमने ये सीडब्ल्यू अपॉइंट कर लिया, कि ये पूरा खत्म हो गया भाई अपना। बोलो बोलो, क्या ये मुटाटिस मुटांडिस जो भी 140 दिया पूरे, जो नॉर्मल ऑडिटर के जो भी सेक्शंस है, क्या कॉस्ट ऑडिटर को भी एप्लीकेबल हो जाते हैं? दैट्स ऑल। आर यू कॉन्फिडेंट ऑन दिस? हे गाइस कम ऑन। आज काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, आज तो दिल खुश है, दिल। आज भारत में कोई भी स्टूडेंट आपके इतना होशियार नहीं है। इतना किसको आ रहा है बे? यहां पे लोगों को 8-8 10-10 दिन लगते हैं सी लॉ करने। आपको देखना ना आप कितने होशियार है। कोई भी क्लास के बच्चों को ना तो रुक, अपन यहां पे सी लॉ कॉर्पोरेट लॉ रिवाइज करते, वो कोमा में आ जाएगा आपके सामने बैठेगा तो पागल हो जाएगा ना। इतना रिवीजन तो आता ही नहीं किसको। आपकी तो जबान पे है सब। कैसे बोल रहे हो? मुझे लगता थोड़ा पढ़ लो तो आप भी टीचर बन जाते कॉर्पोरेट लॉ के। इधर मत आना, पर मेरा कॉम्पिटिशन मत करना। थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ये बच्चा भी तो क्या बन जाएंगे, इसको क्या बचा है, ये खुद ही सी लॉ के टीचर बन जाते हैं। पर बनना मत ऐसा में, नहीं नहीं कुछ बनना मत। आपने जिंदगी में सीए प्रैक्टिस करो बेटा, ये टीचिंग करना अच्छी बात नहीं है। हाँ 3.1 पे हो जल्दी सा, मेरे पास वक्त नहीं है। 149 की बात कर लेते आज खड़े खड़े। बोलो भाई वुमेन डायरेक्टर। देखो हर एक कंपनी में एक महिला होना जरूरी है, पर एक कौन सी कंपनी में? लिस्टेड को तो कंपलसरी है, और जो अनलिस्टेड है 100 करोड़ 300 करोड़ 100 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल 300 करोड़ टर्नओवर, दोनों में से एक भी सेटिस्फाइड हुआ तो महिला होना जरूरी है। अगर ये कंपनी पुरानी है तो 1 साल के अंदर, पर नई कंपनी को 6 महीनों के अंदर एक महिला। पर ये महिला जो है छोड़ के जिस दिन जाएंगे 3 महीना या उसके अगले जो भी बोर्ड मीटिंग होगा उसके विच इज लेटर में महिला को अपॉइंट करना जरूरी है। अब ये रेसिडेंट डायरेक्टर पिछले 182 डेज से ज्यादा वो कैलेंडर ईयर में भारत में रहा होना चाहिए, तो एक तभी ऐसा रेसिडेंट डायरेक्टर हर कंपनी में होना चाहिए। अगला सवाल है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दोस्तों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने बोलना चाहिए मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। वो कैसे? उसका एक्सपर्टीज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। और बताएंगे आप, मेरा एक सवाल है, उसका अपॉइंटमेंट होगा 5 साल पहले ओआर के लिए, अगले 5 साल एसआर और 3 साल के लिए कूलिंग पीरियड। ऐसा हमेशा होता है 5-5-3 5-5-3। अब बताइए एक सवाल है, क्या उसका डिक्लेरेशन होना जरूरी है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं? उसके अपॉइंटमेंट होने के बाद की पहली बोर्ड मीटिंग, हर साल की पहली बोर्ड मीटिंग, और साथ साथ में जब भी उसका स्टेटस चेंज होगा। आप बताओ क्या वो लायबल हो सकता है किसी चीज के लिए? वो लायबल किसी भी चीज के लिए नहीं है। अगर उसने नेग्लिजेंटली या केयरलेसली हाँ बोला तो वो लायबल हो सकता है। अगला सवाल ये आपके सामने, रिटायरमेंट बाय रोटेशन का वो मोहताज नहीं है, वो आदमी होशियार है, उसको आप 1 लाख रुपए तक की सिटिंग फीस भी देते हो। बताओ उसको क्या क्या मिलना चाहिए पैसे के नाम पे? उसको सिटिंग फीस मिलना चाहिए, कन्वेंस मिलना चाहिए, उसको जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो मिलना चाहिए, कन्वेंस मिलना चाहिए, और जो वो इतना ना कुछ कमीशन लिखा था कमीशन, पर उसका सिटिंग फीस उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं, एक्सक्लूड है, मतलब उसमें इंक्लूड नहीं होगा। अगला सवाल है 150 में डेटा बैंक के सारे हैं। डेटा बैंक के बारे में कुछ बोलो। ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? तो डेटा बैंक में। डेटा बैंक बोलते क्या है? वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट के लिए अप्रूवल कौन देगा? एमसीए देगा। कोई भी इंसान एमसीए, कोई भी वेबसाइट, कोई भी इंसान ऐसी वेबसाइट नहीं बना सकता। 22 रुपीज में हर डायरेक्टर अपने आप को वहां पे जाकर रजिस्टर करेगा, और कोई भी कंपनी 99 रुपीज देकर इसको अपॉइंट करेगी। अगर ये डायरेक्टर खराब निकल जाएगा तो जिम्मेदार वो वेबसाइट नहीं होगी, वो कंपनी खुद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चार्ट, कम ऑन गाइस। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। देखो बच्चों, अगर आपकी कंपनी के 1000 लोग या फिर 1/10 ऑफ, क्या बोलो ना, 1/10 ऑफ शेयर होल्डर, अगर हाँ कह रहे, कौन से 1/10 ऑफ शेयर होल्डर? जो स्मॉल वाले हैं, जिसकी नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू 20,000 से कम है, उनमें से हाँ कहा होगा तो 14 दिन पहले वो नोटिस जाएगी रजिस्टर ऑफिस में। वो लोग बोलेंगे फिर मीटिंग में कि भाई नोटिस में जाएंगी, नोटिस जाएंगे भाई इनको एक चाहिए, उनका एक डायरेक्टर चाहिए। वो उनका भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। आगे बोलो ना। इसका 3 साल नहीं, ये अपॉइंट 3 साल का टेन्योर नहीं, 3 साल का टेन्योर हो सकता है। ये फिर से दोबारा कंपनी का क्या नहीं, एसएसडी नहीं बन सकता। ये कंपनी के अंदर दूसरे कैपेसिटी में बन सकता है, पर 3 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा इसको। और ये दूसरे कंपनी में एसएसडी बन सकता है अगर दूसरे कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस सेम नहीं होगा। अगला सवाल 161 सबसेक्शन 1 से एडिशनल। जितने भी लोग YouTube पे लेक्चर देख रहे हैं, ये सारे के सारे चार्ट्स मेरी वेबसाइट पर है, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, क्लिक करके डाउनलोड करिएगा। हाँ 161 ये सारे भी चारों डायरेक्टर अपॉइंट करने वाले जो लोग हैं वो चारों के चारों डायरेक्टर ही है। 161 सबसेक्शन में एडिशनल डायरेक्टर, अगर 2 जनरल मीटिंग के बीच में अगर उनको इच्छा होती है कि और एक डायरेक्टर चाहिए तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, पर ये तभी अपॉइंट हो सकती है। कब तक काम कर पाएगा? जब तक मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड तक है। पर ये डायरेक्टर को पहले अगर रिजेक्ट किया होगा तो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। ऑल्टरनेट डायरेक्टर मतलब कैटरीना कैफ गई, वो गई 3 महीने से ज्यादा,
तो उसके बदले में दीपिका आई, तो दीपिका तब तक काम करी जब तक कैटरीना वापस नहीं आ जाती। अब सवाल उठता है जो अगर रीअपॉइंटमेंट का मौका जब आएगा तो कैटरीना को ही मिलना चाहिए। अगला सवाल है, हाँ, दीपिका अगर मान लो कैटरीना कैफ अगर इंडिपेंडेंट है तो दीपिका भी इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए। नॉमिनी डायरेक्टर की बात कर लेता हूं मैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय वर्च्यू ऑफ लॉ या फिर गवर्नमेंट अगर कहता है तो आपकी कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर काम करेगा। और नॉमिनी डायरेक्टर रिपोर्ट किसको करता है? हमेशा उनके रिस्पेक्टिव को, कंपनी के लोगों को रिपोर्ट नहीं करता। अगला सवाल है कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल कोई मर गया है, कोई रिजाइन करता है, किसको निकाल दिया, उस केस में डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही होता है। और ये आदमी तब तक काम करेगा जब तक पहले वाले का अनएक्सपायर्ड पीरियड होता है। अगला सवाल अगले चार्ट से ये रहा आपके सामने, कितना मजा आ रहा है। 152 सबसेक्शन 1 की बात कर लेता हूं मैं। अरे फर्स्ट डायरेक्टर भूल गए क्या आप? अरे बोलो, 152 सबसेक्शन 1 की बात करेंगे। अगर वो है तो फर्स्ट डायरेक्टर का नाम वहां पे लिखा होगा कि ये लोग हुए, या फिर वहां पे लिखा होगा इनकी अपॉइंटमेंट कैसी होना चाहिए, या फिर नहीं है तो जो लोग सब्सक्राइब करते हैं वही अपॉइंट कर लेते हैं, वही बन जाएंगे आपके फर्स्ट डायरेक्टर। पर फर्स्ट डायरेक्टर कब तक काम करेगा? जब तक पहली एजीएम नहीं आ जाती। 152 सबसेक्शन 2 में इनका अपॉइंटमेंट हमेशा एजीएम में होना चाहिए। 152 सबसेक्शन 3 में लिखा है उनके सबके पास में डिन होना चाहिए। 152 सबसेक्शन 4 में लिखा है उनके पास में डीआर 8 होना चाहिए, जिसमें लिखा था वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। 152 सबसेक्शन 2 में लिखा है उन्होंने 20 की लिमिट क्रॉस नहीं की है। 152 सबसेक्शन 6 में कहते हैं रिटायरमेंट बाय रोटेशन, बताएंगे 2/3 ब्रैकेट में टोटल माइनस इंडिपेंडेंट, और जो संख्या आती है उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करो, पहले वाले का अपर लो राउंड ऑफ और नीचे वाले का नॉर्मल लो। अब इतने लोग हर साल निकलते रहेंगे, बताओ किसको निकला जाएगा? जिसका लॉन्गर पीरियड सर्व हुआ है। और अगर एक ही दिन में अपॉइंट हुए होंगे एक साथ में तो वो म्यूचुअल कंसेंट से जाएंगे या लॉट से जाएंगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, अगर बताओ इनके बदले में अगर उस मीटिंग में कोई अपॉइंट किया तो ठीक है, नहीं अगली मीटिंग एडजन हुई और उसमें भी कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो इनका ही ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट होगा। पर अगर ये लोग बोलते हैं हमारी इच्छा है, इन्होंने ऐसा, ये डिस्क्वालिफाइड नहीं है या इनके अगेंस्ट में कोई फरमान जारी नहीं हुआ, तो यही लोग रीअपॉइंटमेंट हो जाएंगे। 160 की बात करूंगा। अगर मैं सनी लियोन की बात करता हूं, सनी लियोन जैसे जितने भी लोग अपॉइंटमेंट होना चाहते हैं तो डीआर 2 देना पड़ेगा, डीआर 8 देना पड़ेगा और 1 लाख भी देना पड़ेगा 14 दिन पहले कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे। और इनका अपॉइंटमेंट अगर हुआ और 25% अपॉइंटमेंट हुआ तो इनको पैसे वापस मिल जाएंगे। डीआर 11 देंगे, डीआर 12 देंगे। पर अगर 25% से कम किसको वोट मिला, 1 लाख रुपए चल गए उसके। 162 में लिखा है कि हर एक रिजोल्यूशन में एक ही डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहिए। पर अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लोग अपॉइंट होना चाहिए एक ही रिजोल्यूशन में, तो आपको यूनानिमसली सबको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो हम लोग एक ही रिजोल्यूशन में सबका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों। 153 में आप डिन के लिए बोलो जल्दी से, 153 में डिन के लिए अप्लाई करो। 154 में मिलेगा, 155 में लिखा है एक आदमी के पास एक ही डिन होना चाहिए। 156 में लिखा है जब भी आपका डिन मिलेगा विद इन 30 डेज में आपने कंपनी को बोलना चाहिए। 157 में लिखा है कंपनी ने आरओसी को 15 दिन के अंदर बोलना चाहिए। 158 में लिखा है कि जब भी आरओसी को कुछ भी डॉक्यूमेंट जाएगा तो डिन लिखना जरूरी है। और 159 में लिखा है कॉन्ट्रावेंशन, अगर और उसमें लिखा है कि कब कब वो कैंसिल होगा और कब सरेंडर। तो अगर मान लीजिए वो आदमी बोलता है कि मुझे रहना नहीं है, अगर उसने फ्रॉडुलेंटली एक्सेप्ट किया होगा या फिर उसके अंदर 2 दिन है रॉन्ग, अगर उसकी डेथ हो गई, वो इंसॉल्वेंट हो गया, पागल हो गया, तो उस केस में उसका डिन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। 164 की बात करेंगे दोस्तों। ये डिस्क्वालिफिकेशन 164 के 2 बचे, 1 और 2। और 1 में क्या लिखा है, अगर वो अनसाउंड माइंड है, एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंस है, अप्लाई किया, जेल में गया, जेल में अगर उसने 6 महीने तक जेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 महीने से 7 साल गया तो 5 साल तक जेल में आने के बाद के 5 साल तक वो काम नहीं कर पाएगा। 7 साल से ऊपर गया तो वो कभी भी डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। उसके बाद में लिखा है कोई भी कोर्ट में उसके अगेंस्ट में कोई फरमान जारी होगा, उसके उसमें दिन नहीं होगा, वो 180 आरपीटी वाला कुछ गलत काम किया और कॉल मनी नहीं दिया, ऐसे केस में 6 महीने तक कॉल मनी नहीं दिया, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। 164(2) में 2 बच्चे, डी फॉर डिवेंचर, डी फॉर डिपॉजिट, डी फॉर व्हाट डिविडेंड। इनमें से कभी भी उसने कुछ भी गलत काम नहीं किया, 1 साल तक इनके इंटरेस्ट भी 1 साल तक नहीं दिया तो आदमी 5 साल तक उसका डायरेक्टर नहीं बनेगा। और यहां पे लिखा एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर लगातार 3 साल दोनों में से एक भी नहीं दिया होगा तो वो इंसान अगले 5 साल तक उस कंपनी का डायरेक्टर। और यहां पे लिखा 167 में वैकेशन की बात करेंगे तो 164 पूरा ट्रिब्यूनल, इंप्रिजनमेंट, 12 महीने से ये लोग कहां आता है, मीटिंग में आता नहीं, साथ में 184 में डिस्क्लोज नहीं किया, साथ में इसको रिमूव कर दिया, एक्स ऑफिशियो हो गया। ऐसे केस में इसको वैकेंट किया जाएगा। वैकेंट का मतलब होता है इमीडिएट इफेक्ट, जहां पे भी डायरेक्टर है वहां से निकल जाए। पर आईसीआई का मानना है जिस जगह पे वो इस कंपनी से निकल जाएगा, पर जिस कंपनी में गफला नहीं किया उधर वाला काम वो तब तक काम करेगा जब तक उसका पीरियड खत्म नहीं होता। और प्रपोज अपॉइंटमेंट का तो सवाल ही उठता नहीं। अगला सवाल है 168 में जिसको भी रिजाइन करना है वो रिजाइन कर सकता है, पर उसको देना पड़ेगा आखिर वो डीआर 11 में कंपनी को देगा कि मैं क्यों रिजाइन कर रहा हूं।
और कंपनी को DI 12 में लिख के देना पड़ेगा आरओसी को कि आखिर ये हाँ DI 11 में डायरेक्टर आरओसी को, DI 12 में कंपनी आरओसी को बोलते हैं। पर इसने रिजाइन करने से पहले जितने भी कांड किए वो उसके लिए स्वयं एप्लीकेबल क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल होगा, वो किसी और को नहीं। 169 में रिमूवल की बात करेंगे, कोई भी आदमी रिमूव कर सकते हैं, पर एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। क्या स्पेशल नोटिस? स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, 5 लाख से ज्यादा नहीं और 1% से कम नहीं। ऐसा कुछ तो एक सेक्शन में उल्टा पुल्टा लिखा हुआ, 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अरे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 रुपए का भी हो सकता है। तो कोई भी इंसान किसी भी डायरेक्टर को निकालने की बात कर सकता है 14 दिन पहले, वहां पे बोलना पड़ेगा 14 दिन पहले। तो वो 14 दिन पहले वो बोलेगा ऐसे कैसे निकाल दिया मुझे, तो वो रिप्रेजेंटेशन देगा, उसका रिप्रेजेंटेशन नोटिस के साथ में भेजना पड़ेगा। और अगर उसने लेट दिया होगा तो रीड आउट करेंगे, और बाद में जब मीटिंग होगी तो ओआर करके उसको पर ये सेक्शन सिर्फ निकालने वाला नहीं है, इसमें अपॉइंटमेंट भी कर दिया जाएगा। अगर मान लो नोटिस में ऐसा लिखा होगा इसको अपॉइंट करना चाहिए, तो ओआर पास करके इसको निकाला जाएगा और ओआर पास करके इसके बदले में किसी और को अपॉइंट कर। अगला सेक्शन 3, ओ माय गॉड, एक डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनी में ही सिर्फ डायरेक्टर बन सकता है अगर वो 10 कंपनी पब्लिक होना चाहिए, और जो प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडी होती है उसको भी पब्लिक ही माना जाता है, बस सेक्शन 8 को यहां पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। 166 की बात करेंगे, कोई भी डायरेक्टर जो है ड्यूटीज वो गुड फेथ में काम करेगा, अपना काम किसी और को नहीं देगा, वो कभी भी ऐसे सिनेरियो क्रिएट नहीं करेगा जिससे उसको फायदा होगा, वो कभी भी अपने खुशी का अनड्यू एडवांटेज नहीं लेगा, गुड फेथ में रीजनेबल केयर लेके काम करेगा, अपने स्किल से काम करेगा। ये 117 में लिखा है, 170 में KMP और इनके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करना चाहिए। और 171 में लिखा है कोई भी मेंबर जाएगा तो उसको देखने देना चाहिए, अगर वो बोलेंगे तो एक्सट्रैक्ट भी देना चाहिए, और वो बोला है कि AGM के समय पे इट शुड बी अवेलेबल फॉर ओपन फॉर इंस्पेक्शन। ये अब जरा सेक्शन नंबर बताइए सर, अरे जल्दी बताओ सेक्शन नंबर। 149 की 128 से चालू कर रहा हूं मैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 133 नफरा, 134 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 130 135 CSR, 136 बोलो ना तुम लोग क्या कर रहे हो। 136 में लिखा है कि उन्होंने 21 दिन पहले कंपनी को मेंबर्स को बोलना चाहिए। 137 में लिखा है जैसे मीटिंग हो जाएगी 30 दिन के अंदर आरओसी को। 138 में आपका इंटरनल ऑडिटर। 139 आपने अपॉइंटमेंट किया AGM में, रेटिफाई किया ऑल दैट, फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट ऑडिटर बोल। 140 में लिखा है रिमूवल रिजाइन। 141 में क्वालिफिकेशन डिस्को। 142 रेम्यूनरेशन। 143 अपने ड्यूटीज एंड पावर्स। 144 आप करेंगे प्रोहिबिटेड। 145 साइन करेंगे। 146 आप जो अपॉइंटमेंट, अरे वो क्या बोलते हैं मीटिंग में अटेंड कर सकता है। 147 फाइन पनिशमेंट। 148 कॉस्ट ऑडिट। 149 ये वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड वो कौन सा रेसिडेंट। 150 जो है वो डेटा बैंक। 151 जो स्मॉल डायरेक्टर। 152 कम ऑन वो पहला डायरेक्टर, रिटायरमेंट बाय रोटेशन, डिन एंड ऑल दैट। 153 में आप अप्लाई करोगे, 154 में डिन मिलेगा। 155 में एक आदमी के पास एक, 156 में वो कंपनी बोले, 157 में कंपनी आरओसी को बोलेगी। 158 में जब भी जाएगा कंपनी उसको इन्फॉर्म। 159 में पनिशमेंट। 160 में सनी लियोन पहला वो अगर किसको डायरेक्टर बनना है तो। 161 1 2 3 4 एडिशनल ऑल्टरनेट नॉमिनी। 162 एक रिजोल्यूशन में एक ही। 163 पढ़ा नहीं। 164 में डिस्क्वालिफिकेशन। 165 मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। 166 ड्यूटीज। 167 जो है वो वैकेशन। 168 रिजाइन। 169 रिमूव। 170 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का मेंटेन करो। 171 वो इंस्पेक्शन कर सकता है। 172 पनिशमेंट। अब 173 वाह क्या बात है, क्या बोलते हो आप आजकल आप। ए रुक, एड़ा है क्या जिंदगी में पागल हो गया तू, यहाँ क्या जा रहे होल्डिंग है तो येड़ा है क्या तू, लॉ फ्री में मिल रहा था, कितना मजा आ रहा था देख के मेरे को। उसकी ठीक बाद में अभी फोर्थ टाइप चैप्टर भी हूं। आर यू देयर गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी, चलो चलो ये चलो भाई, आखिरी का कुछ एक चैप्टर बचा है। ये सारे चैप्टर हो गए। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट समझो 2 मिनट का है। ये करने दो ना, ये चैप्टर में 4 कर रहा हूं। आर यू देयर गाइस, कैन आई स्टार्ट नाउ, कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी, चलो चलो जोश बढ़ाओ। एमडी एक ऑर्गेनाइजेशन में एमडी और क्या बोलते हैं मैनेजर दोनों साथ में काम नहीं कर सकते। अगर बात करेंगे कितने साल तक काम करें, ये जितने भी पर्सन ना एमडी, WTD और क्या है ये मैनेजर, ये मैक्सिमम 5 साल तक काम करेंगे। इनका अपॉइंटमेंट 5वें साल में वापस हो जाना चाहिए, मतलब 4 साल होने के बाद में। अगला सवाल है इनके, अब देखो 196 शाल बी रेट विद शेड्यूल 5। 196 में लिखा है उनके डिस्क्वालिफिकेशन 4 ग्राउंड है, होता ना एक, अगर मान लीजिए एक संजय दत्त, मतलब क्या 6 उनकी सजा जो उनको सजा हुई की, या फिर वो बोल रहा है कि विजय माल्या से एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट है, फिर भी वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। तीसरी बात बोलता है कि जहां भी जिस भी कंपनी में गया आज तक कभी किसका पैसा लौटाया नहीं। और चौथी बात
वो इसकी उम्र जो है 21 साल से कम है और 70 साल से ज्यादा है, पर 70 साल से ऊपर अगर अपॉइंट करना है तो उसको एसआर पास करना पड़ेगा, और 18 से 21 के बीच में करना है तो आपको सीजी का अप्रूवल लगेगा। पर अगर यही चीज है मैं अगर शेड्यूल 5 के साथ में पढ़ूंगा तो शेड्यूल 5 में 5 कंडीशन लिखी है, इसको रेम्यूनरेशन जो दोनों लॉसेस कंपनी में वो दोनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 उसकी उम्र का लिखा है 21 से कम और 70 से ज्यादा। नंबर 3 ऐसा लिखा है, बोलो ना, वो भारत का रेसिडेंट नहीं है, रेसिडेंट नहीं है। नंबर 4 और बोलो ना, मतलब उसको जो नहीं फेफसा में वगैरह वो अगर उसको डिटेंड भी किया होगा, डिटेंड लॉकअप में भी डाला तभी अपॉइंट नहीं हो सकता। और अगर कोई भी एक्ट में उसको अगर 1000 रुपए से ऊपर फाइन भी होगी, वो जो एक्ट जो लिखे है और उसको सजा हुई एक दिन के लिए भी गया हूंगा तभी भी वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। पर ये जो शेड्यूल 5 के केस में लिखा है आपको सीजी से परमिशन लेने पर ये लाभ मिल सकता है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, अरे क्या ये भी इतना ईजी है, ठीक है आगे बढ़ेंगे। केएमपी के साथ में बताओ, केएमपी कौन से कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है? अरे केएमपी कम ऑन यार, हर कोई लिस्टेड कंपनी या हर कोई अनलिस्टेड कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर है, पर इसमें सीएस के लिए सिर्फ 5 करोड़ लिखा है। अब केएमपी मतलब कौन कौन, एक तो मैनेजर, नहीं मैनेजर, एमडी, सीईओ ऑब्लिक हाँ ये मतलब इन तीनों में से डब्ल्यूटीडी तो लगेंगे ही लगेंगे। और बाद में सीएस तो होना ही चाहिए, सीएस तो होना चाहिए, सीएफओ होना चाहिए, मतलब हर एक। सीएस का बोला है 5 करोड़, ये तो होना कंपलसरी है भाई, कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है, तो होना ही चाहिए। और बताओ ये क्या और लिखा है यहाँ पे, कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट, वो बोलते हैं एक एमडी दूसरे कंपनी का एमडी बन सकता है अगर दूसरे कंपनी में यूबीआर पास हुआ है, और एक डब्ल्यूटीडी दूसरे कंपनी का डब्ल्यूटीडी नहीं बन सकता है, प्रोवाइडेड अगर मान लो बन सकता है अगर दूसरे कंपनी सब्सिडरी है, तो वो सब लिखा है। अगला पेज, नेक्स्ट पॉइंट, कम ऑन एवरीबॉडी, अरे आ जाओ जल्दी। कैजुअल वैकेंसी शायद 6 महीने वाला है ना, इनका अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हुआ केएमपी वालों का तो 6 महीने के अंदर अपॉइंट कर लेना चाहिए। अब चलो, एक तो लॉस वाली बात है, एक तो प्रॉफिट वाली बात है। क्या बोल रहे हैं 197, अगर आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो आप मैक्सिमम 11% से ज्यादा सकते हैं, उसके ऊपर देना है तो आपको सीजी लगेगा, और अंदर के अंदर कंडीशन इंक्रीज करना है तो आपको ओआर लगेगा। ओआर कैसा, ओआर। अगला सवाल बताएंगे, अगर मान लिया आपको एक ही एमडी है तो 5%, एक से ज्यादा है तो 10%, अगर एमडी है और दूसरे डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो 1%, एमडी नहीं दूसरे डायरेक्टर को 3%, पर पूरा मिला के 11% से ऊपर और लॉस भरी हालात है तो आपको इफेक्टिव कैपिटल देखना है। इफेक्टिव कैपिटल अगर 5 करोड़ तक हुआ तो 30 लाख रुपए, 5 करोड़ से 100 लाख, एक काम कर 30 लाख, 42 लाख, 60 लाख, 60 लाख के ऊपर 0.01% है, और इधर क्या है 5 करोड़, 100 करोड़, 250 करोड़, 250 करोड़ से ऊपर, बराबर बोल रहा हूं। अब बात करेंगे अगर इनका डबल देना है तो आपको ओआर पास करना पड़ेगा, और डबल से ऊपर जाना है। यार मैं ओआर बोल रहा हूं कि एसआर बराबर है, सिर्फ ओआर एसआर है रे, वो पहले वाला क्या था फिर, उधर ओआर था इधर एसआर है, पक्का करे, हाँ ठीक है। अगर आप डबल दे रहे हो तो यहाँ पे एसआर लगेगा, और इसके ऊपर जाना है तो आपको सीजी का परमिशन लगेगा। अब पर इसमें एक थोड़ी सी बाजू वाली बात है, अगर वो मैनेजरल पर्सन है और पिछले 2 साल से वो डायरेक्टर नहीं था, वो एम्प्लॉय नहीं था, उसके 5 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो उस केस में बोलेंगे अगर आपको चाहिए तो आप 2.5% ऑफ करंट रिलेवेंट प्रॉफिट का पैसा ले सकते हो, पर आप वो क्या है उसकी चॉइस है, अगर वो ए का पैसा और बी का पैसा जो विच वॉज हायर है वो ले सकते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्या बोल रहे हो आप, वाह वाह, ये तो एडिशनल कंडीशन है, देखो चलिए। इसका रेम्यूनरेशन जो अदर कैपेसिटी में उसको इसके अंदर, मतलब अदर कैपेसिटी मतलब कौन सा, अगर वो अदर कैपेसिटी समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं, क्या अदर कैपेसिटी, अदर कैपेसिटी मतलब क्या कि मतलब जो उसके स्किल से मिली है वो इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और आप बात करेंगे इनका जो फीस टू डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट इनका सिटिंग फीस जो है 1 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, इनके वुमन डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को उतना ही मिलना चाहिए जितना बाकी मिलना, कम नहीं मिलना चाहिए उनको। और इनका इंश्योरेंस का पैसा जनरली सैलरी में इंक्लूड नहीं होता, पर अगर उन्होंने फ्रॉड किया होगा तो इंश्योरेंस का पैसा भी उसमें ऐड किया जा सकता है। अगर मान लीजिए इनको एक्सेसिव पैसा मिल गया, अगर उन्होंने बैलेंस शीट में कुछ झोल किया होगा और जिसकी वजह से एक्सेसिव पैसा मिल गया तो उनको ट्रस्ट में रखना पड़ेगा, उनको उनसे हम लोग पैसा वापस ले लेंगे, और ये तो आपको करना नहीं बाजू वाला, ये नहीं, ये जो छोड़ दो। अब आ जाओ 198 में, अगर आपने बैलेंस शीट पढ़ी होगी आपको मालूम होगा ये 198 क्या है, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट मतलब 198 का जो प्रॉफिट आएगा वो करना है, तो क्या क्या ऐड करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रांट है तो वो करना है कि नहीं करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रांट करना है ना, करना है, और डेप्रिसिएशन डेबिट करना है, आपने इनकम टैक्स पेबल नहीं करना है। उसके बाद में अगर मैं पूछूं 1-2 सवाल और पूछता हूं, आपने एसेट्स को ओवर वैल्यूड कर दिया, नहीं करना है, आपने इवैल्यूएट किया और आपको लगता बढ़ गया है तो भी नहीं करना है, मतलब आपको। और अगर मान लो एसेट बेच के अगर लॉस है, एसेट्स बेच के अगर लॉस है
तो डेबिट और एसेट बेच के अगर प्रॉफिट हो तो वो भी नहीं करना चाहिए। नहीं रे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है। 191 में क्या बताओ, रिकवरी ऑफ मैरिज रेमिशन, ये है ना। हाँ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर आपने कुछ चेंज कर दिया होगा तो उसके वजह से अगर आपको ज्यादा जानबूझ के उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट बढ़ा दिया और उसके से इनका रेम्यूनरेशन बढ़ गया, तो रेम्यूनरेशन बढ़ गया होगा तो ये पैसा उनसे वापस लेंगे या नहीं लेंगे? ले लेंगे उनसे वापस। अब बताओ, जब भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेते हो, सपोज यू आर पेइंग मोर देन 11% और यू आर पेइंग इन द केस ऑफ लॉसेस जो डबल से भी ऊपर है, तो उस केस में गवर्नमेंट को आपने बहुत कुछ देना चाहिए और देना चाहिए ना। तो उसमें रूल भी है और उसमें सेक्शन 200 भी है। अब रूल में क्या है, इस फाइनेंशियल पोजीशन इसको अदर कैपेसिटी में कितना पैसा मिलता, ये हाँ सेक्शन 200 में ना, एक तो 200 भी और रूल भी लिखा है। इसको क्या क्या मिलता है, इसको कितने पैसे, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसको इस कैपेसिटी में, इसको अदर कैपेसिटी में इस कंपनी से कितना मिलता है, अदर कैपेसिटी में दूसरे कंपनी से कितना मिलता है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी बातें कौन चेक करेगा? एक्ट कहता चेक करो। किसको बोल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। जब इससे पहले कि तुम इस परमिशन को हाँ कह दो। और रूल को क्या बोला है, पिछले 3 साल का क्या चेक करो, 3 साल का फाइनेंशियल पोजीशन चेक करो। ये भी चेक करो कंपनी का डायरेक्टर और एम्प्लॉय को प्रोपोर्शनली कितना पैसा मिलता है। ये भी चेक करो कि इनका परफॉर्मेंस जितना है उसके हिसाब से कि इनको सैलरी बराबर मिल रही है, कहीं उससे कहीं ज्यादा मिल रही है। और ये देखो प्रोपोर्शनली इंक्रीमेंट हुआ है, तो एम्प्लॉय का कितना इंक्रीमेंट हुआ और इनका कितना, ये सारी बातों को चेक करो। ऐसा रूल कह रहा है। आगे बढ़ना। हाँ ना, ठीक है। रुक ना, दम निकल रहा है, रुक। 201 में बताइए क्या, 201 में, अरे ये MR2 है ना, ये फॉर्म्स। अगर मतलब वेन यू अप्लाई टू द गवर्नमेंट, तो आप पर ऐसे गवर्नमेंट को अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आपको नोटिस होने का एक बच्चा ऐसा पेपर पर लेके घूमता है ऐसे, याद है क्या? नहीं, आपको याद नहीं आ रहा, आप भूल गए। अरे जब भी आप अगर गवर्नमेंट को पैसा लोगे, पैसा मांगने के लिए अप्रूवल लोगे, तो क्या बोल रहा है, ऐसे गवर्नमेंट को मत जाओ, पहले तो अपने न्यूज़पेपर में देना चाहिए, आपने न्यूज़पेपर की कटिंग भी ऐड करना चाहिए और साथ साथ में वो भी आपने नोटिस जो भेजा है किसको, शेयर होल्डर को, वो भी, ताकि आप गवर्नमेंट बोलेंगे आप पहले तुम अपने घर वालों को तो पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, चल रही है उसको 1 से देना है, तो वो देना चाहिए। पर आपको मालूम है कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी नहीं। अगर मान लो कि लिस्टेड कंपनी नहीं है और लिस्टेड कंपनी ने उन्होंने एनआरसी से अप्रूवल लिया, बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर लिया, उन्होंने कभी भी पेमेंट में प्रॉब्लम नहीं किया, उन्होंने अपने कंपनी में एसआर पास कर लिया, समझ में आ रहा है क्या? और उन्होंने कभी भी एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भरने में कभी प्रॉब्लम नहीं की, तो उस केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं भी लेते तभी चलेगा। अब 200 तो आपको मालूम है क्या है, लॉस ऑफ ऑफिस यार। अभी ये कौन से, ये याद करना है, वो लफड़ा मत करना। ये 200 था और इसके जैसे एक सेक्शन हमने 191 में देखा है। 191 किसके बारे में था? एमडीडब्ल्यूटी नहीं, 190 जो है 190 इट वाज अदर देन एमडीडब्ल्यूटी। ये क्या है एमडीडब्ल्यूटी? इसका जो रेम्यूनरेशन इट शुड नॉट बी मोर देन एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स। याद है क्या? अरे बोलो था ना, मतलब 3 साल से ज्यादा का रेम्यूनरेशन नहीं मिलना चाहिए। अगर मान लो इसने 3 साल ऑलरेडी काम किया है तो 2 साल बचे तो उसको 2 साल के बचे, और 4 साल काम किया तो 1 साल बचा है तो 1 साल। अगर मान लो 1 ही साल काम किया तो 4 साल ऊपर 3 साल विच इज हायर, तो 3 साल तक का पैसा मिलेगा। पर उसकी सैलरी का अमाउंट कैसे डिसाइड होगी? पिछले 3 साल में जितना काम किया उसका जो एवरेज रेम्यूनरेशन आएगा उसके हिसाब से। पर मान लो इसमें नहीं कि हमने 2-4 गाने बजाए थे, अगर वो इंसान खुद ही छोड़ के जा रहा है तो नहीं, उसके से कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है। नंबर 3, वो इंसान का बोलता है उसका कैरेक्टर ढीला है, वही ऐसे सिनारियो क्रिएट करता है कि उसको निकाल दिया जाए। उसके बाद में मान लीजिए कोई कंपनी अमालगमेट होकर वो फ्लिपकार्ट में जा रही थी और वो मिंत्रा का डायरेक्टर था, उसको अपॉर्चुनिटी फ्लिपकार्ट में भी थी और वो बोलता मुझे काम नहीं करना। ऐसे हालात में उसको क्या नहीं होगा, बोलो जल्दी से यार? कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। अरे 204 में यार, कम ऑन, ये सेक्रेटरी, बड़े बड़े कंपनी का सेक्रेटरी ऑडिट होना जरूरी है यार। अरे जरूरी है भाई। कौन से कंपनी का, जिसका मतलब हर लिस्टेड कंपनी, और क्या लिखा है, जिसका क्या लिखा है, 50 करोड़ क्या लिखा है, 50 करोड़ प्रोडक्शन कैपिटल है और 250 करोड़ का टर्नओवर, इस दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक सीएस द्वारा ऑडिट करवाना जरूरी है। सही है? और ये लोग ऑडिट नहीं, ये लोग उनको असिस्ट भी करना जरूरी है। किसको? ये जब भी जाएगा वहां पे तो इन्होंने उनको असिस्ट करना चाहिए ऐसा हो। और इन्होंने सीएस का जो कंप्लेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसके रिपोर्ट में एक्सप्लेनेशन भी देना चाहिए। और लास्ट सेक्शन है फंक्शन ऑफ व्हाट सीएस। अरे बोलो यार, फंक्शन सीएस, अरे वो गुड स्टैंडर्ड, गुड सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मिनट्स बनाना, मीटिंग्स के वो करना, उसके अंदर कभी कभी कंपनी को रिप्रेजेंट करना, मिनट्स मेंटेन करना, ये होता है कभी कभी कुछ चीजें नहीं क्या, रिजोल्यूशन पास करवाना, परमिशन लेना। ये सारे काम किसके हैं? सीएस के हैं। एक बार सारे सेक्शन को रिकॉल कर दे। आ जाओ जल्दी से। कहां पे हम लोग अभी? मैं कहां पे? 196 पे। 196 कहां पे? 196 में अपॉइंटमेंट हुआ। 196 में क्या? 197 में क्या था? रेम्यूनरेशन। 198 पीएनएल अकाउंट। 199 होता ना, उन्होंने अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट करके अगर ज्यादा पैसे, तो 200 में क्या लिया? सीजी को जब अप्लाई करा तो सीजी ने क्या क्या सोचना चाहिए? 201 में लिखा है अपना वो, उन्होंने
कौन सीजी को अप्लाई करते समय कौन से फॉर्म में करना चाहिए? 202 में लिखा है लॉस ऑफ ऑफिस, 203 में लिखा है केएमपी, 204 में लिखा है बड़े कंपनीज का सीएस ऑडिट और 205 में लिखा है सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर मैं आपको 206 में लेके जाऊं तो? अरे बोलो ना, अभी तो 206 किया ना अपना वो इन्वेस्टिगेशन, 206 में इन्वेस्टिगेशन, वो कॉल कर सकते हैं, उनको जवाब दे सकते हैं, इंक्वायरी। 207 में क्या बोला है? वो कॉपी एक्स्ट्रा कर सकते। 208 में रिपोर्ट जाएगा। 209 में, अरे 209 में वो सर्च एंड सीजर। 210 में एसएफआई नहीं इन्वेस्टिगेशन। 211 में एसएफआई, वो 12 में भी हुई है, 13 में नहीं, 14 में वो बोलता है ना 25,000 रुपए पैसा। और अगर मैं उसकी बात करूं तो 15 की वो हैज टू बी इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट नहीं। 216 में क्या लिखा है? वो जो भी है ओनर, ट्रू ओनर को जान सकते हैं। 219 में लिखा है उनके रिलेटेड पार्टी का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। 220 में लिखा है वो सर्च एंड सीजर कर सकता है इंस्पेक्टर। और 223 में लिखा है इंस्पेक्टर रिपोर्ट बनाएगा। 224 में एक्शन लेंगे। 225 में एक्सपेंसेस का जो पैसा पार्टी देगी। और 228 में फॉरेन कंपनी को मुटाटिस मोटाटिस लगेगा। 229 में लिखा है कि जो फॉल्सिफाइड और जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो आदमी कहता है तो उसको वो लगेगा जो 447 में। वाओ, आई होप यू कॉन्फिडेंट गाइस, आर यू एंजॉयिंग दिस? यार एक चैप्टर डायरेक्टर का छोड़ा तो हमारा सब रिवाइज हो गया। हाँ, एक चैप्टर छोड़ दिया तो हम लोग का सब रिवाइज हुआ ना, ऑलमोस्ट सब रिवाइज हुआ। अब मैं एक काम करूंगा, मैं आपको सिर्फ हर चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आज का हम लोग लेक्चर खत्म करेंगे। एक चैप्टर तो आप डायरेक्टर आप खुद कर लेना, ऐसा नहीं कि वो पढ़ा नहीं, बहुत बार भी रिवाइज किया है ना। लास्ट 5 मिनट्स आई आस्क यू क्वेश्चंस ऑन ऑल द चैप्टर्स। हर चैप्टर से एक क्वेश्चन है। एक मिनट मेरे को बुक दिखाओ जरा। नहीं, मैं इंडेक्स ही रखता हूं मेरे सामने, मैं हर चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं क्या? देखते हैं रैंडम क्वेश्चंस। चलो, डिविडेंड चैप्टर से एक सवाल पूछना है मुझे। अगर आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा नहीं भरा, तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं भरा तो कितना पैसा ब्याज देना पड़ेगा? 12%। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कितने सालों के लिए पैसा रहता है? आर यू श्योर अबाउट इट? अगला सवाल ये आपके सामने अकाउंट ऑडिट से मैं पूछूंगा। पहले अकाउंट से पूछूंगा, फिर ऑडिट से। बताओ 138 सेक्शन में इंटरनल ऑडिटर के केस में वो किस किस को एप्लीकेबल है? हर कोई लिस्टेड कंपनी एप्लीकेबल है। और अनलिस्टेड में डीपीएलटी। डीपीएलटी मतलब क्या? 25, 50, 100, 200। और प्राइवेट कंपनी के लिए दैट इज व्हाट 100 एंड 200 उनको एप्लीकेबल है। एक सवाल में पूछूंगा, इंटरनल ऑडिटर क्या जरूरी कि सीए होना चाहिए? क्या उनका एम्प्लॉय होना जरूरी है? एक सवाल, जरूरी है? कोई भी हो सकता है। 137 में कितने दिनों के अंदर आरओसी को देना चाहिए? आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना है, हाँ, कोई भी मीटिंग होने के 30 डेज। और अगर मीटिंग ही नहीं हुई तो शुड हैव बीन हेल्ड के 30 दिन पर आपको रीजनिंग देना पड़ेगा। पर अगर मान लो मीटिंग हुई और अडॉप्ट नहीं हुआ तो आपको प्रोविजनल देना पड़ेगा। मीटिंग अनअडॉप्टेड जो था उसके 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा। आपसे एक सवाल है, ऑडिट इस चैप्टर से, ऑडिट इस चैप्टर से एक सवाल है आपको, जो रेम्यूनरेशन में कौन सी 3 बातें आती है? एक तो उसका फीस, उसको फैसिलिटी जो प्रोवाइड की होगी, और आने जाने का खर्चा। पर क्या इंक्लूड नहीं होता? उसके प्रोफेशनल कैपेसिटी में होता, वो उसमें इंक्लूड नहीं होता। एक सवाल मैं पूछूंगा, मीटिंग अटेंड करना उसकी ड्यूटी है या उसका राइट है? दोनों भी है। वो क्या किसी भी बारे में बोल सकता है या नहीं? अच्छा, सीडब्ल्यूए, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूं, कॉस्ट ऑडिट किसने कंपलसरी करवाया? सीजी ने। पक्का? उसको अपॉइंट कौन करता है सीडब्ल्यूए को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो रिपोर्ट पहले किसको सबमिट करता है? बोर्ड को। और बाद में किसको देगा? बाद में बोर्ड देगा सीजी को। एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, जवाब देना। गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? सीएनडीजी। 180 दिनों में, फाइनेंशियल होने के बाद में। मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। और वही गवर्नमेंट कंपनी में अगर पहला ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है तो 60 दिनों में, 60 दिनों में कौन? सीएनडीजी। नहीं किया तो 30 दिन में बोर्ड, और उसके बाद में 30 दिनों में शेयर होल्डर। अब अगला सवाल, एक अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन बताएंगे, रेसिडेंट डायरेक्टर किसको बोलते हैं? पिछले कैलेंडर ईयर में जो मोर देन 182 से ज्यादा रहा होगा तो ना। अगला सवाल है, बताओ डेटा बैंक को कौन बना सकता है? कोई भी, या कोई परमिशन की जरूरत है? एमसीए के अप्रोच है। अगला सवाल है 161 सबसेक्शन 2 में, अगर बताओ मैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर की बात कर रहा हूं, कैटरीना गई, कितने महीनों के लिए जाना चाहिए? 3 महीने। और उसके बदले में जो आएगी वो कब तक काम करेगी?
जब तक कैटरीना आती नहीं, याद है? मैं आपको कुछ भी रैंडम पूछ रहा हूं और आपको अगर क्लिक हो रहा है मतलब बहुत बड़ी बात है। अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूं 164 में डिस्क्वालिफिकेशन के 2 ग्राउंड है, उसमें 2 है, 2 में 2 बातें हैं। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न, वो कितने साल हो गए? 3 साल। और जो इधर क्या लिखा है डीडीडी, वो कितने साल के लिए? वो 1 साल के लिए। और पर कितने साल तक काम? 5 साल। क्या बात है, बिल्कुल सही। 164 में डिस्क्वालिफिकेशन, 167 में क्या है? वैकेशन। श्योर अबाउट दैट? एक सवाल है, आपको जवाब देना है इसका। अगर मैं किसी भी नहीं 100 अभी मैं उससे पूछूंगा। अगला सवाल मेरा है, बताओ मैक्सिमम कितना रेम्युनरेशन हम लोग डायरेक्टर को दे सकते हैं? चैप्टर 5 से मैं सवाल पूछ रहा हूं। पूरा मिला के कितना दे सकते हैं? प्रॉफिट का कैसे? 11%। और लॉस का तो वो इफेक्टिव कैपिटल पे आएगा। अगर अंदर की लिमिट बढ़ाना है मुझे तो ओआर पास करना है। और 11 से ऊपर जाना है तो सीजी का। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगला सवाल है, ये सवाल है, आप जवाब देना कि 203 में सीएस का केएमबी में इंक्लूड किया है कि नहीं? पर वो कब अपॉइंट होना जरूरी है? हर रजिस्टर्ड कंपनी की तो जरूरी है। आगे बोलो। पर जो अनलिस्टेड कंपनी है 5 करोड़ टर्नओवर, 5 करोड़ का टर्नओवर या 5 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल? 5 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर। और वो जो तुम बोल रहे हो ना, वो प्रोड्यूसर कंपनी की बात कर रहे हो। हाँ, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इस चैप्टर से। एक सवाल पूछूंगा सिर्फ। इंस्पेक्शन इंक्वायरी इस चैप्टर में 208 सेक्शन में कौन किसको रिपोर्ट देता है? आरओसी, इंस्पेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट। पर अभी अमेंडमेंट के मुताबिक क्या हो चुका है? अभी ये रिपोर्ट किसको देना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं। 2 साल से कम साल की सजा होगी तो आरडी को जाना चाहिए, और आरडी एग्जामिन कर सकता है। अगला सवाल ये पूछूंगा मैं आपसे इस चैप्टर से, जवाब देना। एसएफआईओ को अपॉइंट कौन करता है? सीजी करता है। चलो ये बात भी ठीक है। क्या जो इंसान इसको रोकना मैं एक सवाल पूछूंगा, जवाब देना। जो इंस्पेक्टर है क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ऐसा बोला आपने, नहीं हो सकता। ठीक है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की बात करता हूं, अमलगमेशन की बात कर, कब 394 लगता है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। और बताएंगे वो जो 100% सब्सिडी वाला केस है, उसमें कितने महीने तक ऑफर वैलिड होना चाहिए? 4 मंथ्स। कितने % लोगों ने हां कहना चाहिए? और उन्होंने हां कह दिया तो बाकी 10% जितना बचा 2 महीने के अंदर अमिताभ ने नोटिस देना चाहिए। बस इतना ही पूछना। वाइंडिंग अप में एक सेक्शन पूछूंगा। वाइंडिंग अप में 2 टाइप की वाइंडिंग होती है, एक कंपल्सरी, दूसरी कौन सी है? वॉलंटरी में 2 है, एक मेंबर एंड क्रेडिटर। याद है आपको? अगर मैं आपको बताऊंगा कंपल्सरी वाइंडिंग अप के कितने ग्राउंड है? 6 ग्राउंड। चलो ठीक है। एक सवाल है, ओनरस किसको बोलते हैं? ओनरस जो लॉस, बोझ वाले। और आप बताओ, ऐसा भी हो सकता है कि 4 करोड़ के एसेट है और 2 करोड़ ही देना है, तो 2 करोड़ जो बच गए उसका क्या करेंगे? लिक्विडेटर ले लेंगे। वो 2 करोड़ बच गए 6 महीने के अंदर दे देंगे, नहीं दिया तो लिक्विडेटर्स कहां पे डालेंगे? उसको आरबीआई में डालेंगे। बिल्कुल सही। प्रोड्यूसर कंपनी से एक सवाल पूछूंगा। प्रोड्यूसर कंपनी में एक सवाल है, प्रोड्यूसर कंपनी में इंटरनल ऑडिट कराना कौन सी लिमिट है? कंपल्सरी लिमिट देखेंगे नहीं। और अगर मैं प्रोड्यूसर कंपनी की सीएस की बात करूंगा तो 10 करोड़ नहीं, टर्नओवर कितना? 5 करोड़ से ऊपर पिछले 3 साल में। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप जवाब देना कि जो जनरल मीटिंग है प्रोड्यूसर कंपनी की, उसका कोरम कितना होना चाहिए? 1/4 पक्का। और आप बताओ 2 जनरल मीटिंग के बीच में कितने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए? 15 महीने से। क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया कहता हूं, फॉरेन कंपनी। उसमें एक सवाल है, वो जो बताओ उसको कब ऐसा ट्रीट करना चाहिए कि वो इंडियन है? 51% से ज्यादा पैसा भारत के आदमी ने लगाया, बॉडी कॉर्पोरेट ने लगाया, दोनों ने मिलकर, उसको क्या ट्रीट करना चाहिए? और उसको क्या सेक्शन एप्लीकेबल होगा? 22 चैप्टर तो एप्लीकेबल होगा ही, उसको भारत का भी एक्ट एप्लीकेबल। ये था कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर मैं ई गवर्नेंस की बात करूंगा तो दुनिया में 2 ऑफिस है, एक फ्रंट एंड बैक। फ्रंट के 2 बच्चे हैं, वर्चुअल ऑफिस है। ये कौन सा है? ये वर्चुअल है। अगला सवाल, स्पेशल कोर्ट की बात करूंगा। दुनिया में 2 टाइप के ऑफेंस है, कॉग्निजिबल। आप बताएंगे कहां पे आपको वारंट की जरूरत है?
नॉन कॉग्निजेबल पे, और कॉग्निजेबल मतलब ऑफेंस इतना वाहियात है, वहां पे वारंट की जरूरत है या नहीं। जैसे एग्जांपल 212 सबसेक्शन। अब मिसटेनेस की बात कर लेता हूं। निधि कंपनी को चालू करने के लिए आपका क्या मुद्दा होना चाहिए? सेविंग का, और कितना पेड से क्या मेंबर से 5 लाख। एक सवाल है, निधि कंपनी में कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं? 25%। कितना रिजर्व डालना पड़ेगा? उसका उतना ही डालना पड़ेगा, बराबर है। गवर्नमेंट ऑफिसर से काम करते समय गलती हो गई पर वो गुड फेथ में किया, तो उसको पनिशमेंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा पक्का। अगर मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बोलो ना, वो क्या है? एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। तो डोरमेंट में क्या क्या होता है? MC1 में क्या, MSc1 में अप्लाई करते हो, MSc2 में मिलता है, 3 में आप हर साल एनुअल रिटर्न दे रहे हो, MSc4 में आप एक्टिव बनने के लिए अप्लाई, MSc5 में परमिशन मिलती है। डन। I hope you're happy with this. Finally, we are done with each and every chapter of. So today I declare this portion is over. From tomorrow we're going to start what? The allied law. और यही सिलसिला चलता रहेगा guys. If you're satisfied with this, please join classes for corporate law, allied law, audit. इसी तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं IPCC में भी और फाइनल में भी. Thank you very much. Take care.